हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो रोज़ का हमने जो फर्स्ट पार्ट में मैंने सारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है रोज़ का वो करवा दिया था। ठीक है, आज हम करेंगे इसकी कल्टीवेशन। ठीक है, तो देखो, जो रोज़ है इसके लिए क्या होता है, मॉडरेटली कूल क्लाइमेट चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए। ठीक है, टेम्परेट में, ट्रॉपिकल में, सब ट्रॉपिकल रीजन हर जगह रोज़ लगता है। ठीक है, समर फ्लावरिंग होती है टेम्परेट रीजन में, और जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे सर्दियों में फ्लावरिंग आती है और जो बसंत के टाइम फ्लावरिंग आती है। ठीक है, और जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ सारा साल भर फ्लावरिंग होती है, जैसे पूना और बेंगलोर एरिया हो गए। ठीक है, फिर टेम्परेचर, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है हमने। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना होगा तो नोट्स पढ़ लेना, इसमें कोई ऐसा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पेस्ट है जैसे कि रूट नॉट निमेटोड हो गया, वाइट फ्लाई हो गया। ठीक है, वाइट फ्लाई के लिए हम येलो स्टिकी ट्रैप यूज़ करते हैं। लीप होपर हो गया, वाइट आंट हो गया, रेड स्पाइडर माइट, मिली बग। ठीक है, उसके बाद एक रेड स्केल है जो मोस्ट सीरियस पेस्ट है गुलाब का, तो ये याद रखना है। फिर IRI की इंपॉर्टेंट वैरायटी है मोहिनी, हाइपर ट्रिप्लॉइड वैरायटी है, याद रखना, हाइपर ट्रिप्लॉइड। चॉकलेट ब्राउन कलर की है ये। मृणालिनी, इसको पोस्टेज स्टैम्प में यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट है। थॉर्नलेस वैरायटी पूसा मोहित। ठीक है, उसके अलावा बाकी IRI की वैरायटीज़ आपको याद रखनी है। स्पेशल समझने वाला नहीं है, जो समझाने वाला पोर्शन है वो मैं आपको समझा दिया है, और आगे भी जो आएगा उसमें समझा दूंगी मैं। ठीक है, बट जो ये जनरल है जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं तो उसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगी। ठीक है, तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है दिन का 28 डिग्री और 15 से 18 डिग्री जो नाइट का है वो आइडियल है रोज़ की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, 24 से 28 डिग्री, 18 से 20 डिग्री। ठीक है, तो रेंज देख लो, 24 से 28 तक दिन की याद रख लो, और 15, 18, 20 इतनी नाइट की याद रख लो। ठीक है, अगर माइल्ड टेम्परेचर होगा 15.5 डिग्री का, वो आइडल है रोज़ की कल्टीवेशन में। ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर होगा नाइट में तो इंटरनोडल लेंथ जो ये होती है ना, ये नोड होता है ये, इसके बीच की इंटरनोडल लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, इससे प्लांट की हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए ऑप्टिमम नाइट टेम्परेचर है 16 से 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ह्यूमिडिटी की बात की तो 60% RH आइडल है। अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो जो लीफ डिजीजेज होते हैं ना, जैसे मिल्ड्यू हो गया, ब्लैक स्पॉट हो गया, वो सब आ जाते हैं रोजेज में। अब सॉइल की बात करेंगे तो कोई भी क्रॉप हो ना, मोस्टली लोमी सॉइल, सैंडी लोम सॉइल, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होनी चाहिए। ठीक है, और इसका जो आइडल pH है 6.5। बाकी एक्स्ट्रा डिटेल आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, और लाइट लाइट इंटेंसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्लावरिंग में। 6 से 8 हज़ार फीट कैंडल जो है ये लाइट इंटेंसिटी आइडल है रोज़ के लिए। और जो रोज़ है ब्राइट सनलाइट चाहिए होती है, इसमें कम से कम 6 घंटे की सनशाइन होनी चाहिए। ठीक है, रोज़ की बढ़िया क्वालिटी की ब्लूम को अगर आपको चाहिए हो। ठीक है, उसके बाद है जी डिफरेंट स्पीशीज़, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो चाइना रोज़ है वो सबका दादा है, इससे आज के जितने भी प्रेजेंट डे मॉडर्न रोजेज है ना वो अराइज हुए हैं। नाम याद रखना। ठीक है, येलो रोज़ को परनेट रोज़ भी बोलते हैं, उसका नाम क्या है, रोज़ा फोइटिडा और रोज़ा ल्यूटिया। और आज के जितने भी पीले कलर के गुलाब है वो इससे बने हैं। ठीक है, फिर है कैबेज रोज़। ठीक है, रोज़ा सेंटिफोलिया याद रखना है ये। फिर एडवर्ड रोज़, बॉर्बन रोज़, रीयूनियन रोज़। ठीक है, इसको रोज़ा बर्बोनियाना भी बोलते हैं। ठीक है, डॉग रोज़, रोज़ा कैनिना। ठीक है, हिमालयन मस्क रोज़, रोज़ा ब्रूनाई। पहाड़ी इलाकों में कुत्ते पाले जाते हैं ना, गद्दी लोग, एक ट्राइब होती है वो कुत्ते पालते हैं, साथ में भेड़ बकरियां होती है। ठीक है, तो उन उसके कुत्ते का नाम है ब्रूनो, ऐसा करके याद किया था मैंने। तो हिमालयन मस्क रोज़ है ब्रूनोई। ठीक है, मस्क रोज़ है मॉस्चाटा। डमस्क रोज़ है डमासीना। ठीक है, डमस्क रोज़ को पर्शियन रोज़ भी बोलते हैं। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, कमेंट सेक्शन में बताना। नॉइजेट रोज़ है, नॉइसेटिया, एक जैसे नाम है। बंगाल रोज़, चाइना रोज़, मंथली रोज़, इसको बोलते हैं रोज़ा चाइनेंसिस। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था ना, बंगाल का एक लड़का चाइना गया, हर मंथ जाता था क्योंकि उसको अपने देश की खुशबू अट्रैक्ट नहीं कर पाई, इसीलिए वो बार बार चाइना जाता था। ठीक है, तो नॉन फ्रेगरेंट है, तो इस तरह से अगर आप बनाओगे तो आपको इजीली याद होगा। फिर है ग्रीन रोज़। ठीक है, रोज़ा चाइनेंसिस विरिडिफोलिया, जो ग्रीन रोज़ है कम्स अंडर रोज़ा चाइनेंसिस। ठीक है, ये सब प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। लद्दाख रोज़, रोज़ा सेरिका, इसका फीचर हमने ये पढ़ा था कि इसमें 4 सेपल 4 पेटल होते हैं। अदरवाइज जो रोज़ है उसमें 5 पंखुड़ियाँ होती है और 5
सेपल होते हैं, ठीक है। फिर है फ्रेंच रोज़, फ्रेंच रोज़ को रेड रोज़ बोलते हैं, ठीक है, रोज़ा गैलिका। तो रेड रोज़ जो होते हैं वो है रोज़ा गैलिका या रोज़ा रुब्रा। रुब्रा का मतलब ही रेड होता है, जैसा एल्बा का मतलब वाइट होता है ना, रुब्रा का मतलब रेड होता है, ठीक है। रोज़ ऑफ पर्शिया, रोज़ा पर्सिका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मेमोरियल रोज़ रैम्बलर की फॉर्म में ना, रोज़ा विचुरना। मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ना कि जितने भी क्लाइंबर रैम्बलर है वो या तो रोज़ा मल्टीफ्लोरा में आएगी या रोज़ा विचुरियाना में आएगा, ठीक है। फिर है रोज़ा रुगोसा, ठीक है। मैंने बताया था ना रगड जैसा सरफेस का मतलब होता है खुरदुरा सरफेस, थॉर्न ज़्यादा होंगे तो थॉर्नी जापानीज रोज़, ठीक है। फिर है रोज़ा गिगेंटियम, इम्पॉर्टेंट है, ये है मणिपुर टी रोजेज, ठीक है। उसके बाद जिस वाइट रोज़ है रोज़ा एल्बा, बैंक्सियन रोज़ है रोज़ा बैंक्सियाई, ठीक है। बंगाल का अगर वाइल्ड रोज़ पूछा हो तो रोज़ा क्लाइनोफिला, ठीक है। ये एक यूएसए में एक रोज़ को हम शॉक ऑब्जर्वर के लिए भी यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं रोज़ा मल्टीफ्लोरा, ठीक है। उसके बाद मॉस रोज़ कैबेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मॉस रोज़ हो गया, मिनिएचर बटन पिग्मी बेबी रोज़। ये जो मिनिएचर और बटन थे ना, इनकी हाइट कम थी, हाइट कम होने की वजह से इसको पॉट में लगाते हैं, एज के में लगाते हैं। और ये हार्डी होते हैं, छोटे छोटे हैं तो हार्डी होते हैं तो इसको रॉकरी में लगाते हैं। तो कोरिलेट करके पढ़ोगे ना तो रट्टा मारने की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं, ठीक है, कंसेप्ट को समझ के पढ़ो। उसके बाद है टी रोजेज हो गई, ठीक है, चाइना रोज़ हो गए, ठीक है। चाइना रोज़ को तो पता ही आपको बंगाल रोज़ बोलते हैं, मंथली रोज़ बोलते हैं, ठीक है। गोल्डन रोज़ ऑफ चाइना, रोज़ा हैगोनिस, ये मैंने कहीं से लिखा है पॉइंट एक्स्ट्रा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कल्टीवर पढ़ते हैं तो जो रोज़ है ना उनके डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होते हैं, गार्डन डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कल्टीवर यूज़ करेंगे जो रेजिस्टेंट होंगे, डिजीज़ फ्री होंगे, ठीक है। फ्लावर बड़ी आएंगे उसमें, फ्रेग्रेंट होंगे वो, ठीक है। कट फ्लावर हो गए, ठीक है। जो हाइब्रिड टी रोज़ होते हैं ना उनको ही कट फ्लावर यूज़ करते हैं, बताया था ना। जो फुल स्टैंडर्ड होते हैं हाइब्रिड टी, स्टेम उनकी लंबी होती है और जो फूल होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। ब्राइट सेंटर्ड फ्लावर होता है बिगर साइज का, ठीक है। तो कट फ्लावर के लिए किसको करते हैं, हाइब्रिड टी रोज़ को। तो इसके कल्टीवर है, अब सारे करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार रीडिंग कर लो, जो अच्छा लगे वो पढ़ लेना। फर्स्ट रेड, ठीक है, रेड सक्सेस, ठीक है। उसके बाद ग्लैडिएटर, हैप्पीनेस, सुपरस्टार सोनिया, सुपरस्टार मर्सिडीज़, मर्सिडीज़ सोनिया बहुत खुश है, वो सुपरस्टार बन गई है, उसने मर्सिडीज़ ली, ठीक है। और उसने अर्जुन से शादी की, उसने उसकी मांग में सिंदूर भरा, ठीक है, खून से सिंदूर भरा। इस तरह से कुछ भी बना दो, खुद को अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। और वो ग्लैडिएटर मूवी देखने गए, तो खुद से बनाना है, इससे आपको वैरायटीज़ याद रहेगी, ठीक है। अभी शुरू शुरू में तो फिर आपको स्टोरी याद रहेगी, बट बाद में बिना स्टोरी के भी आपको याद हो जाएगी वैरायटीज़। फिर है एग्जीबिशन, टी रोजेज, फ्लोरिबंडा, पलियंथा, मिनिएचर, हर तरह के रोज़ को हम एग्जीबिशन में लगा सकते हैं साइड में, ठीक है। जो फ्लोरिबंडा है उसको स्प्रे रोज़ बोलते हैं, कॉमन सेंस से पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है। बुशी बुशी तरह का होता है ना वो। स्प्रे रोज़ क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे शूट्स होते हैं, बुशी तरह से ग्रो करता है वो, ठीक है, झाड़ियों की तरह, ठीक है। और हाइब्रिड टी रोज़ को हम कट फ्लावर की तरह यूज़ करते हैं, लार्ज सेंटर्ड फ्लावर होता है, सब कुछ सेम, ठीक है। उसके बाद है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। बेसिक क्रोमोसोम नंबर 7 है, ठीक है। जो मॉडर्न रोजेज है वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है आज की डेट में, किसमें, टेट्राप्लॉइड स्पीशीज़ है और डिप्लॉइड स्पीशीज़ की, ठीक है। तो जो वेस्टर्न रोजेज होते हैं, यूरोपियन रोजेज होते हैं, वो होते हैं टेट्राप्लॉइड, और जो एशियन रोजेज होते हैं वो होते हैं डिप्लॉइड। इन दोनों का क्रॉस करके बने मॉडर्न रोजेज जो कि ट्रिप्लॉइड होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दिए ट्रिप्लॉइड के, ठीक है। अब है जी हमारे जो रोज़ में कलर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट के कारण, ठीक है। तो जो ये कलर होते हैं ये याद करो, एक तो जो पीला कलर होता है ना, येलो कलर, वो चालकोन की वजह से आता है, ठीक है। अगर आपका गुलाब ऑरेंज रेड स्कारलेट कलर का है तो पिलारगोनिडिन की वजह से है। अगर आप रोज़ का जो फूल है वो क्रिम्सन से ब्लूइश रेड या रेड पिंक कलर का है, वो साइनिडीन की वजह से है। और अगर आपका जो रोज़ है वो ब्लू वायलेट कलर का है तो वो डेल्फिडीन की वजह से है, ठीक है। डीप येलो कलर रोज़ कहाँ से आता है, ठीक है,
रोज़ा फोइटिडा, मतलब पूरा डिटेल में मत पढ़ो, बट आपको बार बार बोल दिया ना मैंने, फोइटिडा, ल्यूटिया, उससे येलो रोजेस बने हैं, ठीक है। कमेंट में बताओ वाइट रोज किससे बने हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक जनरल सा आइडिया भी होगा, अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर लोगे उसको, ठीक है। बोलते हैं कि जो रोज़ में कई बार ब्लूइश जो पेटल होती है ना, जो पंखुड़ियाँ नीले कलर की होती है, वो होती है हमारी अमोनिया की एक्यूमुलेशन की वजह से, ठीक है। फिर ब्लू कलर की एक इम्पॉर्टेंट रोज़ वैरायटी है सांबा। अगर कोई स्पेसिफिक करेक्टर है ना, कोई कलर अट्रैक्टिव है, ब्लू कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, जैसे वाइट कलर की तुषार है, तो इस तरह का इम्पॉर्टेंट करना है वैरायटीज़। फ्रेग्रेंस सिर्फ ये याद रखो कि पॉलीजिन से कंट्रोल होता है, ठीक है। बाकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रीडिंग का जब मैं एसओ के एग्ज़ाम के बाद कोर्स लेके आऊँगी ना, तो ब्रीडिंग आप मुझसे पढ़ना, तो आपकी टिप्स पे हो जाएगी ब्रीडिंग, ठीक है। तो फ्रेग्रेंस इज कंट्रोल्ड बाय पॉलीजीन्स, ठीक है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने बोले थे ना, जो रोज़ ऑयल होते हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, जिरोनियोल याद रख लो, यूजिनोल याद रख लो, और एक सिट्रोनिलोल याद रख लो, और एक निरोल याद रख लो। ये 4 याद रख लो, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये अथॉरिटी याद रख लो, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ रोज़ का है, यूएसए में है। नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ रोज़ का है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद फिर ये रख लो याद, इंटरनेशनल कट फ्लावर ग्रोअर एसोसिएशन है, लॉस एंजलस यूएसए में। और मुझे बताओ एशिया का लार्जेस्ट रोज़ गार्डन कहाँ है, ठीक है। बाकी ये ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव ये हम ब्रीडिंग में पढ़ेंगे, एसओ के एग्ज़ाम के लिए इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखो म्यूटेशन से कौन कौन वैरायटीज़ डेवलप हुई है, किस सॉफ्टवेयर में जब म्यूटेशन की तब अभिसारिका बना, ठीक है। क्रिश्चियन डायर में जब म्यूटेशन हुई तो पूसा क्रिस्टीना बना, गुलजार में जब म्यूटेशन हुई तो मदहोश बना, ठीक है। प्रिया ये भी एक म्यूटेंट वैरायटी है, मल्टी कलर्ड है इसमें, ठीक है। बाकी जनरल ये याद रखना चाहिए कि अगर म्यूटेशन होती है तो किस किस केमिकल की वजह से होती है, क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। जो इजी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें जो जनरल अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन आते हैं, तो जो इथाइल मिथाइल सल्फोनेट हो गया, 2,4-D हो गया, ये भी म्यूटेशन कॉज करने के लिए यूज़ करते हैं, ये केमिकल म्यूटेंट है, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन से भी वैरायटीज डेवलप हुई है, टेट्राप्लॉइड को डिप्लॉइड से क्रॉस करके ट्रिप्लॉइड मॉडर्न डे रोजेज बने हैं। उसके बाद आप कुछ रोज ब्रीडर के नाम रखो याद, डॉक्टर बीपी पाल इंपॉर्टेंट है, जेपी अग्रवाल हो गए, एससी डे हो गए, एपी सिंह हो गए, ठीक है। उसके बाद बाकी आपकी अपनी इच्छा है, जिसके पास टाइम हो वो और डिटेल में करे, ठीक है। ये मैं आपको बेसिक बोल रही हूँ जो आपको याद होने ही चाहिए। उसके बाद जी ये पता होना चाहिए जो फर्स्ट वैरायटी डेवलप की है वो डॉक्टर एस डी मुखर्जी है, ठीक है। फर्स्ट वैरायटी अगर पूछेंगे तो डॉक्टर एस डी मुखर्जी लिखना है, और ये किसने की थी, बी के रॉय चौधरी ने, जो कि एक नर्सरी मैन थे वेस्ट बंगाल के। तो फर्स्ट इंडियन रोज ब्रीडर है बी के रॉय चौधरी। और अगर आपसे पूछेंगे फर्स्ट हाइब्रिड किसने डेवलप किया, तो वो डॉक्टर बीपी पाल ने किया है फर्स्ट हाइब्रिड, और वो है रोज शरबत। तो कंफ्यूज मत होना, एस डी मुखर्जी वैरायटी है और हाइब्रिड है रोज शरबत। वैरायटी और हाइब्रिड में क्या फ़र्क है, ठीक है। दो वैरायटी जब क्रॉस करते हैं तो उनका जो मिक्सचर है जिसमें दोनों के जीन्स आए होंगे, दोनों के गुण सूत्र जिसमें होते हैं, वो होता है आपका हाइब्रिड, ठीक है। और जो साइंटिफिक रोज ब्रीडिंग जो है ना, डॉक्टर बीपी पाल ने ही इंडिया में शुरू की थी, ठीक है। कब वैरायटी डेवलप हुई, 1958 में, ठीक है। कहीं पे ये 1962 कुछ अलग अलग डेट्स दी है, बट आप 1958 याद रखो, ठीक है। अब जो डॉक्टर बीपी पाल है ये तो साइंटिस्ट थे, बट ये जो बी के रॉय चौधरी है एक नर्सरी मैन थे, ठीक है। और सेकंड वैरायटी किसने डेवलप की है, ठीक है, वो है डॉक्टर बी एस भट्टाचार्य जी, ये भी एक नर्सरी मैन थे बिहार के, ठीक है। इनको फादर ऑफ रोज ब्रीडिंग भी बोलते हैं। और राम कृष्ण देव ये थी सेकंड वैरायटी। तो डिफरेंट डिफरेंट बुक में ये चीज़ें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है, तो ये फाइनल कंक्लूजन मैंने निकाला है इसका, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स है इंपॉर्टेंट, बीपी पाल ने रोज इन इंडिया बुक लिखी है, सर्वे ऑफ रोज ब्रीडिंग इन इंडिया लिखी है, ठीक है। उसके बाद 100 से ज़्यादा रोज़ कल्टीवर डेवलप किया है डॉक्टर बीपी पाल ने, ठीक है। तो इसमें सारी वैरायटी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो अट्रैक्टिव लग रही है, नाम किसी का बड़ा यूनिक है, किसी का यूनिक फ्यूचर है, पेकुलियरिटी है किसी के करेक्टर में, वो याद करनी है, ठीक है। डॉक्टर बीपी पाल, होमी बाबा हो गए, ठीक है। एक
अनुराग हो गए, रक्तगंधा हो गया, डॉक्टर भक्तराम हो गया, ठीक है, भीम हो गए। आप अपने हिसाब से देख लो। अभी सारिका तो करनी है, ठीक है, क्योंकि ये म्यूटेंट है, ठीक है। नूरजहां, नूरजहां हमने पीछे याद किया था ना, रानी साहिबा नूरजहां यूज़ किया था। मदर टेरेसा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। प्रियदर्शनी, इंदिरा गांधी जी को प्रियदर्शनी बोलते थे, तो ये याद रखो। तो आप समझ गए हो ना वैरायटी किस तरीके से करनी है। सारी वैरायटी याद नहीं हो पाएगी, बट कभी कभी ना अगर आपके पास टाइम हो तो सारी वैरायटी भी याद हो सकती है, क्योंकि मेरे टाइम पे एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो गया था ना, तो मेरे को बहुत टाइम मिल गया था, तो मेरे को एक एक वैरायटी याद थी उस टाइम, ठीक है। उसके बाद है फ्लोरीबंडा। बाकी ज़्यादा क्वेश्चंस वैरायटी से नहीं आते, तो इतना ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। फ्लोरीबंडा, फ्लोरीबंडा रोज़ के करेक्टर अब आपको टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। कैसे होते हैं, झाड़ी झाड़ी होती है, छोटे छोटे बहुत सारे फूल आते हैं छोटे छोटे। और हाइब्रिड क्या होते हैं, सिंगल स्टेम होती है, बड़ा फूल आता है एक, ठीक है। इसकी वैरायटी है डेली प्रिंसेस, बंजारन होगी, पूसा बारहमासी हो गई, ठीक है, चंद्रमा हो गई, ठीक है, नवबहार होगी, सदाबहार हो गई, सुचित्रा हो गई, ठीक है, पूसा पीताम्बर हो गया, ठीक है। उसके बाद जी कुछ नर्सरी मैन है जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटीज डेवलप की हाइब्रिड टी रोजेज की। राजा राममोहन रॉय बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो याद कर लो ये रोज़ की वैरायटी है। डॉक्टर राधा कृष्णन, तो ये रोज़ की वैरायटी है, ठीक है। उसके बाद है पॉलियंथा रोज़। पॉलियंथा भी वही होते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं, झाड़ी जैसी होती है ये, ठीक है। ड्वार्फ होते हैं, मतलब छोटे साइज़ के होते हैं। फ्लोरीबंडा जो होती है हैजिज में यूज़ होते हैं। फ्लोरीबंडा भी सेम है, छोटे छोटे फूल आते हैं और इसमें बुश जैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। मिनिएचर बटन रोज कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हार्डी होते हैं, ठीक है, ज़्यादा छोटे होते हैं मिनिएचर, इसीलिए इसको एज में यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लोरिबंड और पॉलियंथा से भी छोटे हाइट के होते हैं। और जो आपको पता है ना, हैज और एज में डिफरेंस पड़ा था ना, हैज बड़े हाइट की होती है, एज छोटे हाइट की। तो एज छोटे हाइट की है तो उसके लिए मिनिएचर यूज़ करेंगे ना। फिर पॉट गमलों में ऑब्वियसली मिनिएचर ही लगेंगे, रॉकरी क्योंकि हार्डीज होते हैं मिनिएचर, ठीक है। फिर खिड़कियों में लगा लो आप, ठीक है, बालकनी में लगा लो। जो मिनिएचर और पॉलियंथा होते हैं ना, उनको ज़्यादातर बालकनी में यूज़ करते हैं, ठीक है। जो रैम्बलर होते हैं इनको किस में लगाते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं। दो स्पीशीज़ जो होती है रोज़ की, वो क्लाइंबर और रैम्बलर टाइप में ग्रो करती है, मल्टीफ्लोरा और विचुएरियाना, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर है थॉर्नलेस रोज़ वैरायटी, जिनमें कांटे ना हो, ठीक है। जो कांटे ना हो तो ग्रुप्स डिवाइड हुए हैं रोज़ के ना, तो ये एक ग्रैंड गला ग्रुप होता है, उसमें सारी वो वैरायटी रखी है जो थॉर्नलेस है। और स्पीशीज कौन सी है थॉर्नलेस में, बोरबोन, पेंडुलिना और गैलिका, ठीक है। ऐसे याद करो, आप गली से जा रहे थे ना, वहाँ पे एक पेंडल गले में पहनते हैं ना पेंडल, वो गिरा हुआ था, ठीक है। और आपने उसको क्या किया, वहीं एक बार्बर था उसको दे दिया। ये मैंने अभी अभी बनाया। तो इस तरह से मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि कुछ भी बना दो यार, बस आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। थॉर्नलेस वैरायटी है सुचित्रा एंड पूसा मोहित। उसके बाद हो गया जी हमारा रोज़ ऑयल। उसके कंपोनेंट मैंने ऑलरेडी बता दी है, उसकी स्पीशीज़ पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हो गई है, ये याद रखनी है। बल्गेरियन रोज़ ऑयल इंपॉर्टेंट है, बेस्ट रोज़ ऑयल है वर्ल्ड का, ये याद रखना है, ठीक है। जो मेजर कंपोजिशन है वो होते हैं जिरोनियोल और सिट्रोनिनोल, ठीक है। उसके बाद जो रोज़ का फ्लावर है उसमें कितना परसेंट ऑयल होता है, 0.02 से 0.05%, ठीक है। बल्गेरिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रोज़ परफ्यूम का, ठीक है। और वर्ल्ड का रोज़ ऑयल जो बेस्ट क्वालिटी का है वो बल्गेरिया में मिलता है। अब कितना परसेंट बोला था, 0.02 से 0.05 था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा है डेमेसिना में और सबसे कम सेंटिफोलिया में है, 0.01%, ठीक है। और जो बोरबोनियाना और मॉस्चाटा है उसमें 0.04% है। और अगर आप 4000 किलो पंखुड़ियाँ लेते हैं ना गुलाब की, तो 1 किलो रोज़ ऑयल आपको मिलता है। और रोज़ ऑयल तो मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि स्टीम डिस्टिलेशन से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब रूट स्टॉक इम्पॉर्टेंट है, ये जो बेसिक लैंग्वेज है वो आप पढ़ लेना, ठीक है। और अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, बट एक रीडिंग ले लेना क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी इसमें, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जिस पे मैं स्टार लगाऊंगी वो करना जरूरी है, कंपलसरी है, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो एडवर्ड रोज, ठीक है, पॉपुलर इन नॉर्थन इंडियन प्लेन, ठीक है। तो जो एडवर्ड रोज है वो एज अ रूट स्टॉक यूज करते हैं नॉर्दर्न इंडिया प्लेन में, ठीक है। फिर है रोजा मल्टीफ्लोरा, ठीक है, इट इज़ यूज इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। कॉमन रूट स्टॉक इन कोस्टल एरिया। तो
जो समुद्र के किनारे जो एरियाज़ है, वेस्टर्न इंडिया में जो एरिया है, वेस्ट के साइड है, ठीक है, पश्चिमी साइड, वो रोज़ा मल्टीफ्लोरा के रूट स्टॉक यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन कंट्री है जो अमेरिका वगैरह है, वहाँ करते हैं रोज़ा कैनिना यूज़, ठीक है, यूरोपियन कंट्री में। और जो रोज़ा इंडिका वैरायटी ओडोरेटा है ना, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं अगर एक्सट्रीम सॉइल कंडीशन हो, सूखा हो, ठीक है। कई बार मतलब कुछ बुक्स में ये लिखा है पॉपुलर रूट स्टॉक है ये नॉर्दर्न इंडिया का, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट मैंने अभी तक बताए ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी उसके अलावा देख लो, रोज़ा रुगोसा कोल्ड रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है, रोज़ा क्लिनोफाइला हीट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है, ठीक है। उसके अलावा ये काफ़ी अलग अलग स्पीशीज़ है जो रूट स्टॉक की तरह यूज़ हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस कंडीशन में, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया के लिए, नॉर्थ इंडियन प्लेन के लिए, कोस्टल एंड वेस्टर्न इंडिया के लिए, ठीक है, और यूरोप में रोज़ा कैनिना। तो अब नेक्स्ट करते हैं हम प्रोपेगेशन पे। कमर्शियली जो प्रोपेगेशन होती है वो किससे होती है रोज़ में? टी बर्डिंग से होती है, और ये करने का बेस्ट टाइम है नवंबर से फरवरी, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में नवंबर से दिसंबर में करते हैं, ठीक है। लो हिल जो हो गई दिसंबर से फरवरी में करते हैं, ठीक है। मिड हिल में जनवरी से मार्च, और हाई हिल में फरवरी अप्रैल, ठीक है। ये याद करना कंपलसरी है, टी बर्डिंग का टाइम नवंबर से फरवरी, ठीक है। और अगर रोज़ का प्लांटिंग टाइम आएगा तो मिड अक्टूबर है उसका, ठीक है, मिड अक्टूबर में प्लांटिंग करते हैं। उसके बाद बाकी तो जो मेथड है इनको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्यूचर में अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहोगे जिसमें सब्जेक्टिव मटेरियल आपको चाहिए तो मैं उस टाइम बढ़िया से आपको करवा दूंगी। एआरएस वगैरह के लिए ज़रूरत होती है ज़्यादा डिटेल में। अभी ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो ज़्यादा डिटेल में आप एक रीडिंग कर लेना, नहीं तो फिर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। नोट्स में हर चीज़ है, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बताऊंगी, ठीक है। तो देखो, कुछ कंडीशन में कटिंग भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कटिंग करेंगे हम, ठीक है। कटिंग के में रूट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे कि ज़्यादा रूटिंग हो उसमें IBA और NAA अप्लाई करेंगे। तो ये क्या है? ग्रोथ रेगुलेटर है, ऑक्सिन कैटेगरी में आते हैं, ये रूटिंग को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। इस कटिंग से हम क्या करते हैं? रूट स्टॉक को रेज करते हैं, ठीक है। जैसे ग्राफ्टिंग करनी होती है, ग्राफ्टिंग में हमें स्टॉक चाहिए होता है और साइन चाहिए होता है, ठीक है। जो स्टॉक बनाते हैं वो कटिंग से बनाते हैं, ठीक है। तो सीज़न कौन सा है कटिंग बनाने का? जून से नवंबर है। और रूटिंग के लिए जो बेस्ट मीडिया है वो सैंड प्लस कोकोपीट है, ठीक है। सैंड प्लस कोकोपीट बेस्ट मीडिया है रूटिंग का। और रूटिंग हार्मोन कौन से है? ये, ठीक है। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब सेमी हार्डवुड कटिंग भी करते हैं, ठीक है। 3 तरह की कटिंग होती है ना, हार्डवुड, सेमी हार्डवुड और सॉफ्ट वुड कटिंग, ठीक है। तो हर्बेशियस कटिंग बोलते हैं, ठीक है। सेमी हार्डवुड कटिंग करते हैं रोज में। और रूट कटिंग इंपॉर्टेंट है, 3 स्पीशीज है रूट कटिंग, रोजा ब्लांडा, निटिडा और वर्जियाना, ठीक है। उसके बाद लेयरिंग करते हैं रोज में, ठीक है। सीजन लेयरिंग का कब है? स्प्रिंग और अर्ली मॉनसून। एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं, ग्राउंड लेयरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है, बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक साइन होता है, ठीक है, एक स्टॉक होता है, ठीक है। ये रूट स्टॉक डिफरेंट आपको बता दिए, और साइन होता है, ठीक है। यहाँ पे इनका यूनियन होता है, ग्राफ्ट यूनियन बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये उन्हीं में ही होता है जहाँ पे कैम्बियम हो, ठीक है। मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है जो मोनोकॉट्स होते हैं, ठीक है। बडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कमर्शियली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टी बडिंग यूज़ करते हैं इसमें। मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल है ये रोज़ में। और बडिंग का टाइम कब होता है हमारा? नवंबर से फरवरी होता है, ठीक है। बडिंग का टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट टाइम कब है? जब कैम्बियम हाईली एक्टिव होगा, मतलब एक्टिव ग्रोथ होगी जब प्लांट की। और सीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और जब बडिंग करते हैं ना तो बड यूनियन डेवलप होता है ना, ठीक है। जैसे ये प्लांट में टी शेप की वो बना दी और यहाँ पे बड डाल दी, तो ये बड इससे यूनियन करती है, ये मेन जो पोर्शन है प्लांट का। तो अगर टेम्परेचर लो होगा ना तो ये सक्सेसफुल नहीं होगी। इसीलिए जो बड यूनियन के लिए जो आइडियल टाइम है वो होता है 10 से 25 डिग्री, ठीक है। बड यूनियन टेक्स प्लेस इन
3 से 4 हफ्तों में क्या हो जाता है, हमारा बड यूनियन तैयार हो जाता है, ठीक है। और जो बडिंग की जो हाइट है ना, डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे हम बडिंग करते हैं। अब जैसे ये आप नोट कर लेना, अगर हमारी फुल स्टैंडर्ड रोज हो, ठीक है, फुल स्टैंडर्ड रोज हो, एग्जाम्पल कौन से है फुल स्टैंडर्ड के, हाइब्रिड टी एंड फ्लोरीबंडा, ठीक है। तो जो बडिंग हाइट होती है वो 1 से 1.15 होती है। और अगर हमारे हाफ स्टैंडर्ड रोज हो, ठीक है, हाफ स्टैंडर्ड में कौन कौन आते हैं, फ्लोरीबंडा और पॉलियंथा, तब 45 to 60 सेंटीमीटर होती है बड हाइट, ठीक है। और अगर वीपिंग रोज हो, ठीक है, वीपिंग रोज हो गए, क्लाइंबर हो गए, रैम्बलर हो गए, तो उनमें 1.5 मीटर से अबव हम बडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, इसको नोट कर लेना। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है कि ग्रुप वाइज अगर देखा जाए तो कैसे टी बडिंग कमर्शियली यूज़ करते हैं, किसमें, हाइब्रिड टी और फ्लोरीबंडा में, ठीक है। हाइब्रिड टी और फ्लोरीबंडा किस में आते हैं, फुल स्टैंडर्ड, ठीक है, जो फुल स्टैंडर्ड होते हैं उसमें करते हैं हम टी बडिंग। उसके बाद हमारी जो पॉलियंथा हो गया, मिनिएचर हो गया, ठीक है, क्लाइंबर हो गया, रैम्बलर हो गया, उनमें आप कटिंग करते हैं। तो देख लो, डिफरेंट डिफरेंट कटिंग है, ठीक है। स्टेम कटिंग करते हैं हम पॉलियंथा में, क्लाइंबर में, रैम्बलर में। सेमी हार्डवुड और हार्डवुड कटिंग करते हैं हम मिनिएचर रोजेज में, ठीक है। अब जो ये रूट कटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रोज में होती है। कटिंग आपने स्टेम की तो पढ़ी थी, रूट कटिंग तो बहुत रेयर है ना। तो ये 3 स्पीशीज है, रोजा नाइटिडा, ब्लांडा और वर्जीनियाना। तो इस पे आप रूट कटिंग करते हो, ठीक है। उसके बाद माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है, ये टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, एक्स प्लांट होता है, ठीक है, एक छोटा सा पोर्शन होता है, वो आपका जो एपिकल पोर्शन भी हो सकता है, बड भी हो सकती है, या जो आपका पत्ता है उसका टुकड़ा भी हो सकता है। फिर उसको एमएस मीडिया में रखते हैं, फिर वो ना एक्स प्लांट से कंप्लीट प्लांट बन जाता है, ठीक है। टिश्यू कल्चर में पूरा प्लांट तैयार हो जाता है, ठीक है। टिश्यू कल्चर का जो एमएस मीडिया होता है ना, इसमें शुगर होता है, अगार होता है, ये याद रखना, सिर्फ शुगर होता है, अगार होता है, शुगर सुक्रोज की फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर बाकी ये इतना आएगा नहीं, बट यार बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी ये बोला है, ग्रोथ जो होती है फ्लावरिंग जो रोज में होती है वो डिपेंड करती है, ठीक है। अगर ऑप्टिमम कंडीशन होगी तो फ्लावरिंग इसमें बढ़िया होती है। जैसे कूल क्लाइमेट हो गया, ब्राइट सनलाइट होगी तो फ्लावरिंग बढ़िया होती है। और जो CO2 की डिमांड होती है वो इतनी होती है, 1000 से 3000 ppm CO2, ठीक है। और अगर टॉल टाइप के रोजेज है उनको हैज में यूज़ करेंगे, ठीक है। मिनिएचर रोजेज जो होते हैं ना वो ड्वार्फ होते हैं, उनको एज में यूज़ करते हैं। फ्लोरीबंडा बुशी होते हैं तो इनको भी हैज की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लाइंबर और रैम्बलर जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अगर आपने कोई पार्क का एरिया को हाइड करना हो, ठीक है, इनको ट्रेलिस पे चढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो रोज़ के जो सीड्स होते हैं, ठीक है, जो हिप है ना रोज़ का फ्रूट उसके अंदर सीड होते हैं, ठीक है। उनको फील्ड में सो करने से पहले ना हम उनको कोल्ड मॉइस्ट स्टोरेज में रखते हैं, ठीक है, ठंडी जगह पे स्टोर करते हैं, उसको स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। इससे क्या हो जाता है, सीड की डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। और कई बार हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है, उसको स्कैरिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। एक वो भी होता है कि रेत के साथ रब कर देते हैं, ठीक है। तो डोरमेंसी को ब्रेक करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया बेड प्रिपरेशन, जब प्लांटिंग करते हैं, प्लांटिंग टाइम मुझे बताओ, मैंने बताया हुआ है, ठीक है, ठीक है। फिर बेड प्रिपरेशन हो गया। बेड प्रिपरेशन कैसे करेंगे, पहले फील्ड को तैयार करो आप, ठीक है। उसके बाद उसको 1 महीने तक आप सूरज की गर्मी में रख दो, ठीक है, उससे वो स्टरलाइजेशन हो जाएगी सॉइल की, ठीक है। उसके बाद प्लांटिंग कैसे करते, या तो ऐसे गड्ढे कर दो, 45 सेंटीमीटर क्यूब के गड्ढे कर दो। उनकी स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, 75x75 भी हो सकती है, 60x60 भी हो सकती है। उसके बाद आपका 45x45 भी हो सकती है, 30x30 या 30x25 भी हो सकती है, ठीक है। अगर हाइब्रिड टी रोजेज लगा रहे हो तब ये स्पेसिंग है, ठीक है। अगर आप लगा रहे हो फ्लोरीबंडा, ठीक है, तो ये स्पेसिस है। और अगर आप लगा रहे हो
पॉलियंथा तो ये स्पेसीज है। और अगर आप हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर रहे हो, ठीक है, मिनिएचर टाइप लगा रहे हो, तो उसको और क्लोज लगाएंगे हम, ठीक है। तो जनरली जो पेपर में पूछेंगे ना आपसे, ये ऑप्शन होगा 75x75, ठीक है। कोई स्पेसिफिक पूछने के चांसेस नहीं होते हैं, बट अगर पूछ लिया जाए तो ये स्पेसिंग है, मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है। और अगर हाई डेंसिटी प्लांटेशन करते हैं ना, तो 60,000 से 70,000 जो रोज़ है वो 1 हेक्टेयर में लगते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्लांटिंग, कब करते हैं आइडल टाइम, मिड अक्टूबर में, ठीक है। उसके बाद कई बार क्या होता है, कुछ जगह पे ना रेनी सीजन में भी प्लांटिंग करते हैं रोज़ की, ठीक है, जून के महीने में, ठीक है। इसीलिए कुछ बुक्स में जून से अक्टूबर तक प्लांटिंग टाइम दिया है। प्लांटिंग के बाद प्रॉपर इरिगेशन करो आप, ठीक है। उसके बाद स्टेकिंग करनी पड़ती है कई बार, क्योंकि कई बार जो ये रोज़ की जो स्टेम होती है ना, जब इनको प्लांट करेंगे फिर ग्रोथ आएगी, ठीक है, जर्मिनेशन होगा सीड, फिर ग्रोथ आएगी, तो ये ना इस तरह से टॉपल हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको ना लकड़ी से स्टेकिंग करते हैं इसकी, ठीक है। इरिगेशन आप देख लेना, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र आप देख लेना, ठीक है। ये देख लो रिकमेंडेड डोज एनपीके के, हर प्रूनिंग के बाद इतनी 10-15 ग्राम ऑफ एनपीके पर। चलो अब मुझे एक बात बताओ, जो नाइट्रोजन का सोर्स कैन है, ठीक है, एसएसपी फॉस्फोरस का सोर्स है, और जो पोटाशियम का सोर्स म्यूरेट ऑफ पोटाश है, इसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन है, इसमें कितना परसेंट फॉस्फोरस है, इसमें कितना परसेंट एमओपी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। मल्चिंग करते हैं, ठीक है, वीड कंट्रोल डिटेल में मत रखना याद, बट ये तो पता होना चाहिए कि ये एक हर्बिसाइड है, ठीक है, बेसिक पता होने चाहिए। अब है प्रूनिंग इन रोज़। तो प्रूनिंग हम रोज़ में क्यों करते हैं, ताकि जितनी भी डेड डैमेज्ड डिजीज्ड पोर्शन होंगे ना, उनको आप हटा सको, ठीक है। उससे क्या होगी, जो फूल आएगा उसकी क्वालिटी एनहांस होती है, ठीक है। और जो रोज़ की जो प्लांट की जो ग्रोथ हैबिट है ना, वो प्रॉपर साइज और प्रॉपर शेप में ग्रो करे वो प्लांट, ठीक है। फ्लावर की क्वालिटी इंप्रूव हो, स्ट्रॉन्ग और हैवी शूट्स आए, ठीक है। और कई बार क्या करते हैं, हैवी प्रूनिंग करते हैं हम, जैसे ये कोई पुराना सा बूढ़ा सा प्लांट है, उसको यहाँ से काट देते हैं, फिर न्यू स्प्राउट्स आते हैं, उसको बोलते हैं रिजुविनेट करना ओल्ड प्लांट को, ठीक है। और प्रॉपर प्रूनिंग करेंगे तो आपको प्रॉपर लाइट मिलेगी, प्रॉपर एयर मिलेगी प्लांट को, ठीक है। उसके बाद है जी प्रूनिंग, लाइट प्रूनिंग भी होती है, मॉडरेट भी होती है, हार्ड भी होती है, ठीक है। लाइट प्रूनिंग में क्या करते हैं, स्टेम का 1/3 पोर्शन काट देते हैं, ठीक है, इतना हिस्सा काट देते हैं, 1/3 भाग काट देते हैं, या टॉप की 2-3 बड काटते हैं सिर्फ, ठीक है। ये किस में करते हैं, स्टैंडर्ड रोज और क्लाइंबर और रैम्बलर में। अब बेसिक समझो क्यों करते हैं, स्टैंडर्ड रोज की हाइट बड़ी होती है ना, क्लाइंबर भी इतने बड़े बड़े जाने चाहिए, रैम्बलर भी काफ़ी ज़्यादा फैलने चाहिए, तो इसमें हल्की हल्की प्रूनिंग करेंगे। अगर आप इसमें ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे तो उनकी ग्रोथ ही नहीं रहेगी। मॉडरेट प्रूनिंग क्या होती है, इससे थोड़ी ज़्यादा करते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जैसे आपकी स्टेम है ना, उसका आधा 1/2 पोर्शन आप कट कर सकते हैं, ठीक है। और ये किस में करते हैं जी, हम फ्लोरीबंडा में, और कई बार हाइब्रिड रोजेज में भी करते हैं, ठीक है। फिर है हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग हम हर तीसरे साल करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू नहीं करते कि हर साल करेंगे इसको। इसमें क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा पोर्शन कट कर देते हैं, सिर्फ 3-4 बर्ड्स ही रखते हैं, ठीक है, बाकी पूरा पोर्शन हटा देते हैं, ठीक है। और इसको हम करते हैं अगर प्लांट को रिजुविनेट करना हो। उसके बाद है प्रूनिंग का टाइम, ठीक है, बेस्ट प्रूनिंग टाइम होता है जब डोरमेंसी में होता है प्लांट, याद रखना, प्रूनिंग करते हैं जब डोरमेंसी होती है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम है प्रूनिंग का, ठीक है। फॉर कमर्शियल प्रूनिंग, अगर आपको कमर्शियल लेवल पे करनी है ना प्रूनिंग, तो आप थ्रू आउट विंटर करते हैं वीकली इंटरवल पे, उसको बोलते हैं स्टैगर्ड प्रूनिंग, जो आप कंटिन्यूसली करते रहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना टाइम, नॉर्मली 2nd एंड 3rd वीक ऑफ अक्टूबर, ये याद करना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद है प्रूनिंग में क्या क्या होता है, कुछ नहीं, स्लांट कट करो नहीं तो फंगस ग्रोथ हो जाएगी। उसके बाद बोला है कि प्रूनिंग, जैसे यहाँ बड है ना, प्रूनिंग हमेशा बड के ऊपर करते हैं, यहाँ से इसको काट देंगे, ठीक है, 1 इंच ऊपर तो करना है, ज़्यादा नज़दीक नहीं करना, नहीं तो बड डैमेज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऐसी जगह पे प्रूनिंग करनी है आपकी जहाँ जो बड की ग्रोथ है वो बाहर को हो, तभी तो बाहर को ब्रांच आएगी। अगर बड ऐसे को ग्रो कर रही हो, अंदर की तरफ जा रहा है कोई पोर्शन, तो वो फिर ऐसे गंदी सी ब्रांच आ जाएगी ना, फिर उसको कट करना पड़ेगा,
प्रॉपर क्रॉच एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद बोला जैसे आप प्रूनिंग करोगे ना, उसके 15 दिन के बाद ही आपकी न्यू फ्लश आनी शुरू हो जाएगी, और 42 से 45 दिन के बाद आप फूल को हार्वेस्ट भी करने लग जाओगे, ठीक है। उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा टॉपिक, ये मैं आपको समझाऊंगी कि कुछ कल्चरल ऑपरेशन होते हैं रोजेज़ में जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि जो क्वालिटी हो ना फ्लावर की वो बहुत बढ़िया आए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूनिंग हो गया, पीछे मैंने बताया, ठीक है। तो ये देख लो हाइब्रिड टी होता है उसमें हार्ड प्रूनिंग होती है। अब जो फ्लोरीबंडा और हाइब्रिड टी है उसमें मॉडरेट भी होती है, ठीक है। पॉलियंथा जो होते हैं उसमें लाइट और नो प्रूनिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मिनिएचर क्लाइंबर और रैम्बलर और जो मीडियम रोजेस है ना, इसमें नो प्रूनिंग करते हैं, ठीक है। थिनिंग हो गई, थिनिंग का मतलब है जितने भी वीक, डिजीज्ड, ब्लाइंड शूट जिसमें कोई फ्लावर आने के चांसेस नहीं है, ओवर क्राउडिंग हो, वो सबको हटा देते हैं। जितनी भी अनडिज़ायरेबल ग्रोथ है उसको प्रॉपर हटा देते हैं प्लांट से, उसको थिनिंग बोलते हैं। डी सकरिंग, डी सकरिंग पता क्या होता है? जहाँ पे जो यूनियन होता है ना, जहाँ मान लो जहाँ आपने टी ग्राफ्टिंग कर दी, ठीक है, जैसे मान लो स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पे आपने ग्राफ्टिंग कर दी, ठीक है, यहाँ से फिर आपकी बड की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके नीचे जितने भी जो आते हैं ना साइड ब्रांचेस, उसको हम शक्कर बोलते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ शक्कर फ्रॉम रूट स्टॉक, ठीक है, रूट स्टॉक से शक्कर को हटाना वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। इससे फिर क्या होती है, आपकी जो ब्लूम होता है ना उसकी क्वालिटी बढ़िया रहती है। ये देखो आपने देखा ना, ये देखो बड यूनियन है, बड यूनियन के नीचे जो ग्रीन ग्रीन ब्रांचेस आई है, ठीक है, जिसको बी बोला हुआ है, वो है शक्कर फ्रॉम रूट स्टॉक, ठीक है। तो हम इनको हटा देते हैं, कई बार रूट से भी शक्कर आते हैं, तो शक्कर को हटाना ही क्या बोलते हैं हम इसको, डीसकरिंग। उसके बाद है पिंचिंग। पिंचिंग में क्या करते हैं, जैसे ये ग्रो कर रहा है, जो एपिकल बड है उसको हटाते हैं, फिर जो एपिकल डोमिनेंस है वो ख़त्म हो जाती है, और फिर साइड की जो लेटरल शूट्स है वो अराइज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हाइब्रिड टी है, उसको तो हमें टर्मिनल ग्रोथ ही चाहिए ना, बट जो पॉलियंथा है उसमें हमें झाड़ियाँ बनानी है रोज़ की, ठीक है, या फ्लोरीबंडा है उसमें झाड़ियाँ बनानी है, तो वहाँ पे क्या होती है, पिंचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिमूवल ऑफ टर्मिनल ग्रोथ, ठीक है, उसको पिंचिंग बोलते हैं। टू प्रमोट एक्सिलरी ब्रांचेस, इसको एक्सिलरी ब्रांचेस बोलते हैं, जो साइड ब्रांचेस होती है, ठीक है। डन टू रिड्यूस प्लांट हाइट, क्योंकि जो बुशी रोजेज होते हैं ना उसमें हमें प्लांट हाइट छोटी चाहिए होती है, क्योंकि उसको हमें हैज की तरह यूज़ करना होता है, ठीक है। हैज की तरह कब यूज़ करेंगे, जब साइड ग्रोथ ज़्यादा आएगी, ठीक है। और डायमीटर ऑफ कैन, ठीक है, इससे जो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको कैन बोलते हैं, इसका डायमीटर भी बढ़ता है, ठीक है, मोटाई बढ़ती है इसकी। पिंचिंग ऑफ ब्लाइंड शूट, ब्लाइंड शूट की पिंचिंग करते हैं, ठीक है। फिर है डी शूटिंग। डी शूटिंग है कि जो शूट्स होते हैं ना, वेजिटेटिव शूट्स होते हैं, जो न्यू शूट्स आते हैं रोजेज में, ठीक है, उनको हम हटा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका प्लांट है, ठीक है, इधर आपकी साइड शूट्स आ रही है, एक्सिलरी ग्रोथ आ रही है, ठीक है, हमने क्या करना है, इनको हटा देना है सारा, ठीक है, और फिर हमारा जो टर्मिनल वाली ग्रोथ होगी ना वो ही जाएगी। इसको करेंगे हाइब्रिड टी रोज़ में। हमने पढ़ा था ना हाइब्रिड टी रोज़ की हाइट ज़्यादा चाहिए, तो अगर हाइट ज़्यादा चाहिए तो एपिकल डोमिनेंस नहीं हटानी है हमें, ठीक है। तब हमें क्या करनी है, जो लेटरल जो जा रही है ना ग्रोथ, ये हटानी है, ठीक है। ये प्लांट है, जब तुम ऊपर वाला पोर्शन हटा रहे हैं उसको बोलते हैं हम पिंचिंग, ठीक है। और जब ऊपर वाला पोर्शन हटाएंगे तो साइड की ब्रांचेस ज़्यादा ग्रो करेगी, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में क्या है, साइड की ब्रांचेस को हटाएंगे हम और ऊपर की ग्रोथ बढ़ेगी, उसको बोलते हैं डी शूटिंग। तो अब देख लो आप खुद कि हमें हाइट किस में चाहिए होती है और बुशेस किस में चाहिए होती है, तो उस हिसाब से किस में आप डी शूटिंग करेंगे और किस में आप पिंचिंग करेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर करो, बाकी आप खुद कर लोगे। फिर है डिसबडिंग, ठीक है, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल बर्ड कीपिंग ओनली सेंट्रल बर्ड, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, यहाँ बर्ड होती है ना, बर्ड्स होती है, एक बर्ड टॉप में होती है टर्मिनल बर्ड, तो साइड की बर्ड को हटा दो और ऊपर की बर्ड रहने दो, ताकि हमारी ऊपर की ग्रोथ हो बढ़िया। तो जो डिसबडिंग होती है ना, ये भी हाइब्रिड टी रोजेज और स्टैंडर्ड रोजेज में करते हैं। स्टैंडर्ड रोज की हाइट ज़्यादा चाहिए होती है ना हमें, तो देख लो
डी शूटिंग और डिसबर्डिंग हम करते हैं ऊपर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, और पिंचिंग हम करते हैं साइड की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। डिफोलिएशन में क्या होता है, पत्तों को हटा देते हैं हम, ठीक है। बट ज़्यादा डिफोलिएशन करके ना ब्लाइंड शूट इंक्रीज हो जाती है, ये इसकी ड्रॉबैक बताया हुआ है, ठीक है। डिफोलिएशन इन रोज डन बाय कॉपर सल्फेट का यूज़ करके भी हम डिफोलिएशन करते हैं। इससे क्या होते हैं, पत्ते हमारे हट जाते हैं, हाथों से करो चाहे केमिकली करो कॉपर सल्फेट की हेल्प से, ठीक है। फिर है बेंडिंग, ठीक है। बेंडिंग में क्या होता है, जब रोज़ का प्लांट 3 महीने का होता है ना, तब क्या करते हैं हम ना, जैसे ये रोज़ लगाया है, ऐसे कोई इसकी ग्रोथ है, हम इसको ऐसे बेंड कर देते हैं, ठीक है। जहाँ पे ग्राफ्ट यूनियन होगा वो वाला पोर्शन ऐसे आएगा, ठीक है, और ये बड फिर ऊपर को ग्रो करेगी यहाँ से, ठीक है। तो बेंडिंग करते हैं हम। इससे क्या होता है, सोर्स और सिंक के बीच बैलेंस बना रहता है, ठीक है। सोर्स क्या होता है हमारा, जो पत्ते हैं, ठीक है। ये देखो बेंडिंग, जैसे ये रोज़ है ना, ठीक है, जो ये बड यूनियन है वहाँ से इसको इस तरह बेंड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से न्यू स्प्राउट्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जहाँ जो मेन बड्स होगी ना, ये जो टॉप का पोर्शन है, यहाँ से जितना भी ये सोर्स है, ठीक है, यहाँ से सारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी इस पोर्शन में, ठीक है, जो बिल्कुल टॉप में है। यहाँ पे जितनी भी बड है, ठीक है, जो सिंक है, ठीक है, सिंक की तरह एक्ट करेगी। सोर्स से सारी एनर्जी कहाँ, इन 3 बड में चली गई, और ये देखो क्या बढ़िया ग्रोथ कर रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेंडिंग। उसके बाद है जी एक ऑपरेशन होता है, हम फेडेड फ्लावर को रिमूव कर देते हैं। कुछ फ्लावर ओपन नहीं होते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, कटिंग ऑफ फेडेड फ्लावर टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग लेटरल शूट, ठीक है, ताकि लेटरल शूट हो, ठीक है। इससे क्या हो गया, अच्छी क्वालिटी के फूल आते हैं जितने आते हैं। इफ़ ओपन ब्लूम आर नॉट हार्वेस्टेड एट टाइम, ठीक है। तो फेडेड फ्लावर अराइज होते हैं अगर फ्लावर, नेक्स्ट है विंटरिंग, ठीक है। तो विंटरिंग प्रैक्टिस्ड फॉर अर्ली फ्लावरिंग इन पुणे, ठीक है। अर्ली फ्लावरिंग अगर चाहिए होगी तो विंटरिंग करते हैं, ठीक है। कॉमन इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, ये याद रख लेना, सितंबर अक्टूबर में करते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्लांट का जो बेस होता है ना, उसको एक्सपोज करते हैं धूप में, ये वाला पोर्शन धूप में एक्सपोज करते हैं, ठीक है। बाय रिमूविंग 10 to 15 सेंटीमीटर डीप सॉइल लेयर इन 20 to 30 सेंटीमीटर प्लांट पेरिफेरी, जहाँ रोज़ का प्लांट लगाया हुआ है ना, नीचे की मिट्टी हटा देंगे, ठीक है। और थोड़ी बहुत रूट भी प्रून कर लेते हैं साथ में, ठीक है। और सूरज की लाइट आती है इसको, ठीक है, जो पोर्शन रिमूव हुआ इसको विंटरिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है, फ्लावरिंग अर्ली आती है। कहाँ करते हैं इसको, पुणे में करते हैं, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में करते हैं। कब करते हैं, सितंबर अक्टूबर में करनी है आपको ये चीज़। तो ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन रोज़ का जो आपको याद रखना है। फिर कई बार क्या होता है, पीजीआर यूज़ करते हैं हम, जिब्रेलिक एसिड हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी फ्लावर का नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। दूसरा क्वालिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब जिब्रेलिक एसिड है, उससे स्टॉक लेंथ इंक्रीज होती है, फूल का साइज बढ़ता है, और ब्लाइंड शूट जो होती है ना, उनका नंबर डिक्रीज होता है, ठीक है। चलो मुझे बताओ किस ऑपरेशन से ब्लाइंड शूट बढ़ते हैं, वो ड्रॉबैक है बताना, ठीक है। फिर है फेडेड फ्लावर को रिमूव करना। फिर है कटिंग ऑफ फेडेड फ्लावर, ठीक है, फोर्स टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग लेटरल शूट विच विल प्रोड्यूस गुड क्वालिटी फ्लावर। अगर आप फेडेड फ्लावर, जो फ्लावर ओपन नहीं होते हैं उनको हटा दे, ठीक है, फेडेड होते हैं, तब क्या होता है, आपकी वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो इसमें जानी थी वो बच जाएगी ना, तो आपकी बढ़िया लेटरल शूट आएगी, ठीक है, और उसमें फूल आएंगे बढ़िया क्वालिटी के। उसके बाद अब है ये इम्पॉर्टेंट हार्वेस्टिंग, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखो। सबसे पहले लूज फ्लावर, लूज फ्लावर को हार्वेस्ट आप हमेशा तभी करते हैं जब फुली ओपन होते हैं, चाहे कोई भी क्रॉप हो, ठीक है। कट फ्लावर की हार्वेस्टिंग डिपेंड करती है अगर आपने दूर की मार्केट में ले जानी है या लोकल मार्केट में ले जानी है। अगर आपने फूल दूर की मार्केट में ले जाना है ना, तब क्या करेंगे हम, टाइट बड स्टेज में, मतलब बड खुली नहीं होगी, बंद होगी, बट कलर पूरा आ गया होगा, ठीक है, फूल में कलर प्रॉपर आ गया होगा, बट बंद होगा, तब करेंगे हम हार्वेस्ट। अगर हम आपकी मार्केट घर से दूर है, फुली कलर्ड टाइट बड स्टेज, ठीक है। व्हेन बड शो फुल कलर बट पेटल नॉट स्टार्ट अनफर्लिंग, ठीक है।
और लोकल मार्केट में कब करेंगे, जब आपकी 2 पंखुड़ियाँ अनफर्ल हो जाएगी, आपकी 2 जो पंखुड़ियाँ है ना वो खुल गई होगी, तब आप उसको हार्वेस्ट कर देंगे। और अगर आपने माला बनानी हो, लूज फ्लावर के पर्पज से यूज़ करना हो, तो जब फूल पूरा खुल जाएगा, ठीक है। वाइट येलो पिंक कल्टीवर हार्वेस्टेड अर्लियर देन रेड, ये बोला है कि जो ये कलर है ना, सफ़ेद पीला गुलाबी, इनको हार्वेस्ट पहले करेंगे, ठीक है। जो रेड कलर के होते हैं वो बाद में करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी कुछ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसको बस आप कहानी की तरह समझो। जैसे ही आप स्टेम को हार्वेस्ट करोगे ना, उसी टाइम उसको बाल्टी साथ में ले जाओ और उसको डिप करके रख दो। उसके बाद प्री कूलिंग होता है, फूल को रखते हैं 4.4 से 7.2 डिग्री में, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, ताकि लेटेंट हीट जो गर्मी होगी ना उसमें समाई हुई फूल में वो हट जाए, ठीक है। उसके बाद प्री कूलिंग करते हैं 6 से 8 घंटे के लिए विंटर में, 8 से 12 घंटे के लिए समर में। उसके बाद पल्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्सिंग में क्या करते हैं, कट फ्लावर को सुक्रोज के सोल्यूशन में रखते हैं, ठीक है। 2 से 4% का सुक्रोज होता है पल्सिंग में, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद वही है कि जो पल्सिंग से क्या होता है, शेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है, फ्लावर आपका हार्डी और टर्जिड बन जाता है, ठीक है, सख्त बन जाता है, उससे उसकी बेंट नेक नहीं होती है, ऐसे नहीं मुड़ता है वो, ठीक है। और कई बार प्रिजर्वेटिव को यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव में देखो सुक्रोज इतना ही होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी का सुक्रोज की कंसंट्रेशन होती है, और साथ में ये यूज़ करते हैं HQC, ठीक है। इसका मुझे फुल फॉर्म बताओ, 100 से 200 ppm। फिर पैकेजिंग इसमें ज़्यादा खास नहीं है, पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। पैकेजिंग के बाद फिर उसको मार्केट में भेज देते हैं, ठीक है। ईल्ड इम्पॉर्टेंट है, ईल्ड कितनी होती है, 60 से 80 फूल आते हैं पर मीटर स्क्वायर एरिया पे एक साल में, ठीक है। 150 से 300 स्टेम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। अगर आप ग्रीन हाउस के अंदर करेंगे तो ये ईल्ड आएगी, और अगर ग्रीन हाउस के बाहर करेंगे तो थोड़ी कम होती है, ठीक है। अगर लूज फ्लावर को हार्वेस्ट करना हो तो 3 से 5 टन 1 हेक्टेयर में निकलते हैं एक साल में, तो ये ईल्ड याद कर लेना। फिर ये बोला है कि जो कट रोजेज होते हैं, ठीक है, उनकी जो वेस्ट लाइफ होती है वो 12 दिन की होती है, ठीक है। इतने टाइम तक ही वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं रहती है उनकी। जो रोज़ प्लांट है उसका कमर्शियल एज है 8 ईयर, ठीक है। फ्लावरिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 42 से 45 डेज आफ्टर प्रूनिंग आती है, ठीक है। फिर बोला कि कुछ वैरायटी 60 से 65 दिन भी लेती है प्रूनिंग के बाद फूल आने में। उसके बाद है वाइट कलर्ड वैरायटी, तुषार और जून प्राइड इंपॉर्टेंट है। रेड कलर क्रिम्जन हैप्पीनेस, डबल फ्लावर एंड क्लाइंबिंग हैबिट ऑफ रोज कंट्रोल्ड बाय सिंगल डोमिनेट जीन। पॉलीजीन से क्या कंट्रोल होता था वो बताना मुझे। उसके बाद ये है पॉली हाउस का, ये खुद देख लेना, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, रोज़ की जो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं ना, तो देखो अगर आपने रोज़ को लार्ज सिंगल फ्लावर्ड है तो आपकी जो स्टेम लेंथ है वो 60 से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लंबा होना चाहिए ना, और फूल बड़ा होना चाहिए, उसका डायमीटर 3 से 3.5 सेंटीमीटर के करीब होना चाहिए। और अगर स्मॉल फ्लावर्ड वैरायटी है, वो आपको पता है किस किस कैटेगरी में आता है, फ्लोरिबंडा हो गया, पॉलीएंथा हो गए, उनको अगर बेचने के लिए ले जाओगे इंटरनेशनल मार्केट में तो उसकी स्टेम छोटी होगी, ठीक है, और फूल भी छोटे छोटे आएंगे उसमें, 2 से 2.5 सेंटीमीटर। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। कट फ्लावर के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग स्टेम चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इसलिए चाहिए ताकि ऐसी बेंडिंग ना हो जाए। यूनिफॉर्म स्टेम लेंथ चाहिए, बराबर लेंथ होनी चाहिए सारे फूलों की। टाइट बड होनी चाहिए, पता है ना कब हार्वेस्ट करते हैं, टाइट बड स्टेज में, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, मोर सर्कल ऑफ पेटल, मतलब ऐसे नहीं चाहिए सिंगल रो में ही हो पेटल, ऐसे चाहिए मल्टीपल रो, तभी तो बहुत सुंदर फूल आएगा, ठीक है। उसके बाद है जो आपका फ्लावर होता है उसमें कोई दाग धब्बे ना हो, कोई इंजरी ना हो, ठीक है। फ्री फ्रॉम डिजीजेज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। 60 सेंटीमीटर की अगर लेंथ हो तो वो एक्सपोर्ट के लिए बढ़िया होती है, ठीक है। कट फ्लावर एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर तो स्टेम की लंबाई होनी चाहिए। एक्सपोर्ट वैरायटी फर्स्ट रेड नोबलस लम्बार्डा। वेस्ट लाइफ जो है उसको इंक्रीज करने के लिए प्री कूलिंग और पल्सिंग करते हैं। रोज़ की जो वेस्ट लाइफ होती है वो कम होती है 12 दिन की, ठीक है, इसलिए प्री कूलिंग और पल्सिंग करते हैं। मैंने आपको बता दिया प्री कूलिंग क्या होती है, पल्सिंग क्या होती है, ठीक है। पल्सिंग में सुक्रोज कितना होना चाहिए,
प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में सुक्रोज कितना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये प्रिजर्वेटिव पता होने चाहिए। 8HQC सिट्रिक एसिड, कई बार यही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव इन कट फ्लावर, ठीक है। डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। बुल हेड कब होता है, ठीक है, जब लो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए रोज़ में, अगर वो टेम्परेचर मेंटेन ना हो तो क्या होता है, हमारा बुल हेड हो जाता है। उसमें पता क्या होता है, जो सेंट्रल पेटल होती है ना, वो क्या करती है, वो पार्शियली ग्रो करती है, ठीक है, प्रॉपर ग्रो नहीं करती है, और उससे क्या होता है, फ्लैट लगता है रोज़ का। ऐसे देखने पे रोज़ इस तरह से दिखना चाहिए था, बट वो ऐसे 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 तरह दिखता है, ऐसे से। बेंट नेक, लिम्प नेक, ये स्टोरेज के टाइम क्या होता है, अगर मैच्योरिटी से पहले हमने हार्वेस्ट कर दिया है ना, तो क्या होता है, जो नेक होती है वो इस तरह से गिर जाती है, वो सपोर्ट नहीं कर पाती। अगर स्ट्रॉन्ग स्टेम ना हो ना डेवलप, तो क्या होती है, जो लोअर एरिया होता है वो क्या होता है, विल्टिंग हो जाती है, और वो हेड को सपोर्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, अगर इनसफिशिएंट वाटर अब्जॉर्प्शन हो। जब आप बाल्टी में रखते हैं ना, इसीलिए रखते हैं ताकि बेंट नेक ना हो। नीचे का जो पोर्शन होता है ना 1-2 इंच स्टेम का, उसको काट देना चाहिए, क्योंकि जितनी लंबी होगी ना उतनी ज़्यादा चांसेस है ना बेंट नेक के। इसीलिए थोड़ा सा काट दो, जैसे हार्वेस्ट कर लो नीचे से थोड़ा सा काट लो, उसके बाद प्रॉपर उसको पानी की बाल्टी में रखो, ठीक है। तो इसमें बोला है प्लेसिंग स्टेम इन वाटर एट 37 डिग्री विल रिवाइव द फ्लावर। जैसे बेंट नेक हो रहा है, आपको दिख रहा है, तो अगर आप उसको 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पानी में रख दोगे ना, तो ये दोबारा से प्रॉपर वाटर अब्जॉर्व कर लेगा और दोबारा से स्ट्रेट हो जाएगी स्टेम, ठीक है। फिर है वेस्कुलर प्लगिंग, होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक एंड बोरॉन। स्लीपीनेस, ये इथिलीन इंजरी है, ठीक है। अगर इथिलीन ज़्यादा हो जाए ना ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, तो स्लीपीनेस का डिसऑर्डर होता है। फिर है ब्लाइंड शूट, ठीक है। ब्लाइंड शूट तो आपको पता है, डिफोलिएशन ज़्यादा करोगे तब भी बढ़ जाएगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लावर बड ड्यू टू लो लाइट, अगर लो लाइट इंटेंसिटी हो, कितनी लाइट इंटेंसिटी होनी चाहिए रोज़ में, वो मैंने आपको बताया हुआ है। अगर उससे कम होगी ना, तो क्या हो जाएगी, ब्लाइंड शूट आ जाएगी, ठीक है। ब्लैकनिंग ऑफ पेटल, पेटल जो होती है ना रोज़ की पंखुड़ी, उसमें काले काले वो आ जाते हैं धब्बे, वो होती है अगर टेम्परेचर या तो ज़्यादा कम हो या बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है। उसके बाद अगर एंथोसाइनिन का कंटेंट ज़्यादा हो, एंथोसाइनिन क्या होता है, रेड कलर आता है इससे, अगर इतना ज़्यादा हो गया कि लाल कलर भी ब्लैक दिखने लग जाए, तो उसको बोलते हैं ब्लैकनिंग ऑफ पेटल। तो डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है, डीप में भले ना आए तो ये पता तो होना चाहिए आपको कि किसका कौन सा है, ठीक है। उसके बाद है डिजीज़। अब मुझे ये बताओ कौन सी रोज़ है जो डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट है। हार्डी वाले थे ना, छोटे छोटे हार्डी, ठीक है। अब देखो डाईबैक हो सकता है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए डाईबैक में क्या होता है। ब्लैक स्पॉट होता है डिप्लोकार्पन से। टोपाज, बेस्ट वैरायटी फॉर पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। अगर पाउडरी मिल्ड्यू से बचना हो ना, तो आपको टोपाज वैरायटी लगानी है। फिर डॉलनी मिल्ड्यू हो गया, रस्ट हो गया, रोज विल्ट हो गया, ठीक है। ग्रे मोल्ड बोट्राइटिस से होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके आने के चांसेस है ग्रे मोल्ड के। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पेस्ट है, जैसे कि रूट नॉट निमेटोड हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, ठीक है। वाइट फ्लाई के लिए हम येलो स्टिकी ट्रैप यूज़ करते हैं। लीप होपर हो गया, वाइट आंट हो गया, रेड स्पाइडर माइट, मिली बग, ठीक है। उसके बाद एक रेड स्केल है जो मोस्ट सीरियस पेस्ट है गुलाब का, तो ये याद रखना है। फिर IRI की इंपॉर्टेंट वैरायटी है मोहिनी, हाइपर ट्रिप्लॉइड वैरायटी है, याद रखना, हाइपर ट्रिप्लॉइड, चॉकलेट ब्राउन कलर की है ये। मृणालिनी, इसको पोस्टेज स्टैम्प में यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट है। थॉर्नलेस वैरायटी पूसा मोहित, ठीक है। उसके अलावा बाकी IRI की वैरायटीज़ आपको याद रखनी है। फिर यही आपने याद रखनी है, पूसा अभिषेक, अरुण, ठीक है, ये सब IRI वाली आपको याद कर लेनी है। फिर हाइब्रिड टी हो गया, पूसा गौरव, गरिमा, बहादुर, प्रिया, ठीक है। फ्लोरिबंडा, पूसा बारहमसी, टॉलरेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू। उसके बाद है फ्रेगरेंट रोज़ वैरायटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ना जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ना, उसमें लगाई थी, ठीक है। 4 वैरायटीज़ है ये, एक दिल्ली प्रिंसेस है, भीम है, जवाहर है और नीलम है, ये आपको याद करनी है। फिर स्पेसिफिक फीचर है कुछ वैरायटी के, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने ही है। म्यूटेशन से जो वैरायटी है अभिसारिका, ये और ये, ठीक है।
ग्लैडिएटर हो गया। चॉकलेट ब्राउन कलर की कौन सी वैरायटी है, मोहिनी, ये ट्रिप्लॉइड है। फिर है जी हाईली फ्रेग्रेंट रोज वैरायटी, कौन सी है, रोज शरपत, जो कि फर्स्ट हाइब्रिड भी है। लूज फ्लावर के लिए कौन सी वैरायटी है, नीलांबरी और अरुणिमा। बाकी ये ग्लॉस्टस की वैरायटीज़ है, ठीक है। ये आपको भी लग रहा होगा ना इतनी सारी वैरायटीज़ है, तो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ो, ठीक है। रॉकरी के पर्पज़ से फेरी क्वीन और मैजिक है, ठीक है। अगर रॉकरी के पर्पज़ से है तो अंडरस्टूड सी बात है, ये हार्डी होगी, ठीक है, मिनिएचर टाइप की होगी। ये इम्पोर्टेंट है, डेमेसिना, नूरजहाँ, हिमरोज, ज्वाला, ठीक है। उसके बाद है जो होसूर तमिलनाडु है, सेकंड इन वर्ल्ड फॉर रोज प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ रोज से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा डीप में नहीं करना है, बट एक आइडिया ले लो आप, ठीक है। तो देखो परलाइट, ठीक है, ये पहले भी पूछा है कहीं पे, ये इनर्ट मैटर होता है जिसको यूज़ करते हैं हाईटेक प्रोडक्शन ऑफ रोजेस, जो मीडिया बनता है ना उसमें होता है। जो कभी देखा आपने, कभी कोकोपीट होता है, परलाइट होता है, वर्मिक्यूलाइट होता है, ठीक है। होसूर तमिलनाडु सेकंड इन वर्ल्ड फॉर रोज प्रोडक्शन, ठीक है। फिर ये बोला है कि जैसे ग्रीन हाउस है, ठीक है, ग्रीन हाउस हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ईयर अराउंड प्रोडक्शन मिले, ऑफ सीजन प्रोडक्शन मिले, इसीलिए ग्रीन हाउस को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें आप देख लो, टेम्परेचर देख लो, 24 से 26 डिग्री और नाइट का 15 से 17 डिग्री, RH इसमें ज़्यादा होती है। और CO2 का लेवल कितना मेंटेन करना होता है, 1000 से 3000 ppm, ये आप याद रखना। जब आप ओपन में ग्रो करते हैं तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और ग्रीन हाउस के अंदर हम CO2 का लेवल इतना मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब है वेराइटीज़, तो ग्रीन हाउस में जो वेराइटीज़ यूज़ करते हैं, एक तो ग्रैंड गला हो गया, ठीक है, फिर फर्स्ट रेड हो गया। ग्रैंड गला थॉर्नलेस वेराइटी है, ठीक है। उसके बाद और भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ है, ठीक है। बाकी फिर आप एक ये याद रखो, जैसे जो स्पेसिंग होती है ना ग्रीन हाउस में, ये होती है 30 to 40 सेंटीमीटर इंटू 15 से 20 सेंटीमीटर, ये रो टू रो है और ये है प्लांट टू प्लांट। तो देख लो, पहले जो हमने ओपन में की थी ना स्पेसिंग, वहाँ पे 75 इंटू 75 सेंटीमीटर कॉमन थी, और यहाँ देखो 30 इंटू 15 भी आ सकती है, 40 इंटू 20 भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो हम मीडिया यूज़ करते हैं उसका पीएच, हमने ओपन में 6.5 पीएच पढ़ा था ना, तो सेम ही होता है इसमें भी, ठीक है। रेंज में वेरिएशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद प्लांटिंग कब करते हैं, मई जून में करते हैं पॉली हाउस के अंदर, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ रेगुलेटर का यूज़ इधर भी करते हैं, बेंडिंग यहाँ पे भी करते हैं, ठीक है। बेंडिंग में आपको पता है कैसे करते हैं, जैसे ये इस तरह प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, जहाँ बड यूनियन होता है ना, इस तरह से मोड़ देते कि बड यूनियन एग्जैक्ट ऐसे आए, ठीक है। और यहाँ जितनी भी बड होगी, ठीक है, बड तो ऊपर तक होती है बड, ठीक है, तो यहाँ पे जो सोर्स है, ठीक है, पत्ते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो गई है, ठीक है, वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इन बर्ड्स में, और शूट यहाँ से अराइज होती है, तो इसको बोलते हैं बेंडिंग, ठीक है। प्राइमरी बेंडिंग 5 से 6 वीक आफ्टर प्लांटिंग, प्लांटिंग के 5-6 हफ्ते बाद करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी बेंडिंग फर्स्ट बेंडिंग के 1 महीने बाद करते हैं, ठीक है। फिर प्रूनिंग करनी होती है, ये वही सेम है, डी शूटिंग करनी होती है, डिसबडिंग करनी होती है, ठीक है। मैन्योरिंग होती है, ठीक है। इरिगेशन हो गया, ड्रिप इरिगेशन इम्पॉर्टेंट है, बेंडिंग इन रोज, ठीक है। प्लांटिंग के बाद करते हैं, नॉर्मली कब करते हैं, 60 से 90 डे आफ्टर प्लांटिंग, ये आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी ये डायग्राम बनाया हुआ है, इस पे देख लो बेंडिंग किस तरह से होती है, ठीक है। और कब करते हैं, 5 से 6 हफ्ते बाद, ठीक है। प्लांटिंग के 5 से 6 हफ्ते बाद भी आ सकता है, या 60 से 90 दिन के बाद भी, ठीक है। तो देखो पहले ये प्राइमरी बेंडिंग, इस जो आपकी मेन स्टेम है ना, उसको बेंड कर दिया प्राइमरी बेंडिंग में, ठीक है। फिर जो ये बड है यहाँ से शूट अराइज होगी, ठीक है। फिर कई बार जो सेकेंडरी शूट है ना, इनको भी बेंड कर देते हैं, फिर उसके ऊपर फिर फ्लावर अराइज होता है, ठीक है। तो बेंडिंग नॉर्मली डन 60 to 90 डेज आफ्टर प्लांटिंग। कमेंट सेक्शन में बताओ रोज़ का प्लांटिंग टाइम क्या है। ओपन
आउटडोर प्रोडक्शन होती है उसका याद रखना कंपलसरी है, ठीक है। बाकी ये प्रोटेक्टेड वाला इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बट इतना टफ भी नहीं है प्रोटेक्टेड यार, ठीक है। प्लांटिंग टाइम याद रख लो, स्पेसिंग याद रख लो, पीएच याद रख लो, टेम्परेचर याद रख लो, ठीक है। फिर है आफ्टर प्लांटिंग शूट डेवलप क्विकली एंड फ्लावर बड क्लियरली विजिबल, ठीक है। 35 से 42 दिन के बाद ही फ्लावर बड आ जाती है, ठीक है। और आफ्टर फ्लावर बड विजिबल, जैसे ही फ्लावर बड आ जाएगी उसके बाद हम क्या करते हैं, जो शूट है उसको बेंड कर देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेंडिंग। शूट बेंडिंग डाउन सो ग्राफ्टिंग यूनियन, ठीक है, वो टॉप बन जाए प्लांट का। ये बोला है कि जैसे ये था हाइट, ठीक है, इस तरह से बेंड करना। मान लो ग्राफ्ट यूनियन ये है, यहाँ यूनियन है, ठीक है, कि ये अगर ऐसे बेंड करोगे तो जो ये टॉप होगा ना, ये ग्राफ्टेड जो यूनियन है या बडिंग जो यूनियन है, ठीक है, वो बन जाए आपका टॉप, ठीक है। उसके बाद फिर जो इसके आसपास की बड्स होती है वो स्प्राउट देती है और ब्रांचेस आती है। फिर अगेन वही करना है, सेकेंडरी बेंडिंग कर दो इनमें, ठीक है। मदर शूट इज बेंडेड, मदर शूट है मतलब जिसकी जो रूट है ना उसकी जो शूट है उसको बेंड करते हैं और ये फूड फैक्ट्री की तरह एक्ट करती है बेसल शूट के लिए, ठीक है। जैसे इसको ऐसे बेंड कर दिया, जो यहाँ से जो फूड बन रहा है ना वो ट्रांसफ़र हो जाता है उसकी एनर्जी, जो बड ये टॉप में रह जाती है, ठीक है। फिर यहाँ से शूट्स आती है, क्या होता है, बैलेंस साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन। जब बेंड करते हैं ना तो साइटोकाइनिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, बेसल शूट्स आती है, ठीक है। जो टॉप का जो रह जाता है ना ये वाला पोर्शन जहाँ से बेंड किया हुआ है, इस एरिया में ऑक्सिन होता है एपिकल में, ठीक है। बट जब बेंडिंग करते हैं तो साइटोकाइनिन का लेवल बढ़ जाता है और जो साइड शूट्स होती है इनकी स्प्राउटिंग हो जाती है, इनकी ग्रोथ आती है, ठीक है। न्यू शूट हैव ऑक्सिन, ठीक है। फिर जब ये न्यू शूट आएगी इनके भी टॉप में ऑक्सिन होगा, ठीक है। फिर इसको भी बेंड कर देंगे, सेकेंडरी बेंडिंग इनकी कर देंगे। फिर जो ये ऑक्सिन है इसको जब बेंड कर दिया टॉप का ऑक्सिन इक्विलिब्रियम में आ जाता है साइटोकाइनिन के साथ, ठीक है। तो फिर यहाँ जो बड होगी ना टॉप में, जो बेंडेड पोर्शन का जो ये टॉप होगा फिर उसकी फर्दर शूट्स आएगी, ठीक है। बड कैपिंग, फ्लावर बड आर इंसर्टेड विद नायलॉन कैप विच हेल्प इन इंक्रीज इन बड साइज। कई बार क्या होता है, जैसे ये रोज़ का प्लांट है, यहाँ मान लो बड है, ठीक है, उसको ना एक कैप लगा देते हैं, नायलॉन कैप, ठीक है। इससे पता क्या होता है, बड का साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, और उसको डैमेज नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम भी कैपिंग करते हैं, उससे क्या होता है, जो बड है उसको डैमेज नहीं होता है। हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड, ठीक है, टाइट बड स्टेज पे हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और जब दो पेटल अनफर्ल हो तब भी करते हैं, वो देख लेना, पहले बता चुकी हूँ। लूज फ्लावर की तरह यूज़ करना हो तो कब हार्वेस्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। देयर शुड बी 1 to 2 मैच्योर लीव विद 5 लीफलेट्स लेफ्ट ओवर प्लांट वंस फ्लावर इज कट। जब हार्वेस्टिंग कर देते हैं हम तो उसमें प्लांट पे 1 से 2 मैच्योर लीव होनी चाहिए, ठीक है, और कुछ लीफलेट होनी चाहिए। देखो इस तरह से लीफलेट होनी चाहिए, 2 लीव है ये और लीफलेट, ये लीव है, इस तरह की लीफलेट है उसमें 5-5, ठीक है। फिर बोला है कि जब हार्वेस्ट करेंगे हम उसके बाद मान लो फूल हार्वेस्ट कर दिया, फिर हमने कट बैक करेंगे ना, अगर हम ज़्यादा स्टेम रखेंगे कट बैक के बाद तब जो शूट अराइज होती है वो पुअर क्वालिटी की होती है। कट बैक हम क्यों करते हैं, ताकि 1 साल के बाद वहाँ से ना मैनी शूट्स अराइज होती है, ठीक है, बहुत सारी शूट अराइज होती है। फिर दोबारा जो शूट अराइज है इनको दोबारा कट बैक करते हैं, इससे क्या होता है, एक न्यू टॉप बनता है, ठीक है। इसकी ईल्ड देख लो, पहले ही बताया था ना, पॉली हाउस की ईल्ड हमने पीछे पढ़ी थी ना, 1000 से 150 स्टेम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। अगर इंडियन ग्रीन हाउस है तो 150 से 200 है, यूरोपियन है तो 350 से 400 है, ठीक है। फिर किसी बुक में
इस तरह दिया है, हाइब्रिड है तो 100 से 150, मीडियम है तो 200 से 225, स्प्रे टाइप है तो 250 से 325। तो आपको पता होना चाहिए 150 से 200 याद रख लो, ठीक है। इस तरह से अगर ईल्ड आएगी तो वो किसकी होगी, ग्रीन हाउस के अंदर रोजेस की, ठीक है। उसके बाद है अगर हाई टेम्परेचर होगा पॉली हाउस में तो हम क्या करेंगे, लाइम का एप्लीकेशन कर दो, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम इन रोज ब्रीडिंग इज सीड सेटिंग, ठीक है। विंटरिंग डन कहाँ करते हैं, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद है कुछ वन लाइनर, जो डाई बैग होता है रोज में, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए बॉर्डक्स मिक्सचर का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर बॉटम ब्रेक है, फॉर्मेशन ऑफ बॉटम ब्रेक इन रोज इज इम्पॉर्टेंट टू प्लांट डेवलपमेंट एंड फ्लावर प्रोडक्शन। बॉटम ब्रेक पता क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो रूट, ये जैसे रोज़ का प्लांट है ना, विग्रस कैन मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैन, जो इसकी शूट होती है ना, रोज़ की शूट को कैन बोलते हैं, ठीक है। तो विग्रस जो शूट अराइज होती है बेसल ऑफ द प्लांट से, उसको बोलते हैं हम बॉटम ब्रेक, ठीक है। तो ये आपको टर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। रोज मिक्स, देखो क्या होता है, डीप में पढ़ने की ज़रूरत भले ही ना हो, इस तरह के वन लाइनर आते हैं। अब मैं आपको देखना कम टाइम में बोलूँगी, उड़ता उड़ता बताती हूँ मैं, तब आपको पता लग जाएगा कि आपको लगेगा यार हमें तो बहुत कुछ आता है रोज़ में। इस लेक्चर को सुनोगे अगर एक बार ना, तो आप इजीली करोगे। देखो क्वीन ऑफ फ्लावर, परफ्यूम ऑफ गॉड, ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर 14 है, बट मैंने आपको डिटेल में बताया है, ठीक है। वर्सटाइल प्लांट है क्योंकि इसके डिफरेंट यूजेस है जो आपने ऑलरेडी कर रखे हैं। टोटल स्पीशीज 120 है, क्लासिफिकेशन रेडर ने दी थी। फिर जो ये मैंने तीनों चीज़ें आपको बता दी है, ठीक है। इरार यूएसए में, नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ रोजेज न्यू दिल्ली में है। फिर लार्जेस्ट रोज़ गार्डन जाकिर हुसैन गार्डन है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला कि बर्बन रोज़ किसने इंट्रोड्यूस किया, डमस्क रोज़ किसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। साथ में इसी के साथ ही मैंने इसकी जो ऑयल कंटेंट लिख दिया है, ठीक है। और आपको ये भी पता है डिप्लॉयड रोजेज कौन से है और टेट्राप्लॉयड रोजेज कौन से है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। पिगमेंट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। जो फ्रूट होता है हिप्स, उसमें विटामिन सी कंटेंट होता है, कितना होता है, 100 mg पर ग्राम। और फिर मैंने जो आपको कैटेगरी बताई थी, जो ये है ना ये बुक, इसका तो आपको हर चीज़ याद रखना है, ठीक है। एटलीस्ट ग्लोस्टस तो पढ़ के ही चले जाओ अगर आप ज़्यादा डीप में नहीं भी कर पाए, ठीक है। फर्स्ट हाइब्रिडी रोज ला फ्रेंच, ठीक है। फर्स्ट येलो रोज ड्रूचर, फर्स्ट पॉलियंथा रोज ला पेरिक्वेट, ठीक है। जो परफ्यूम है ना रोज़ की, उसका पहली बार मेंशन चरक संहिता में किया था। फर्स्ट रोज़ वैरायटी डॉक्टर एस डी मुखर्जी, बी के रॉय चौधरी ने बनाई। फर्स्ट रोज़ हाइब्रिड रोज़ शरबत डॉक्टर बी पी पाल ने, ठीक है। पाइनियर रोज़ ब्रीडर इंडिया के बी एस भट्टाचार्य जी, ठीक है। साइंटिफिक रोज़ ब्रीडर कौन है, डॉक्टर बी पी पाल, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे और ये एक नर्सरी मैन थे, ठीक है। बुक्स लिखी है रोज़ इन इंडिया किसने लिखी है, सर्वे ऑफ रोज ब्रीडिंग ऑफ इंडिया किसने लिखी है, ठीक है। फ्रेग्रेंस कंट्रोल्ड बाय पॉलीजीन, पिगमेंट की जो इनहेरिटेंस है वो एडिटिव जीन एक्शन है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, मिनिएचर रोज को बेबी रोज, फेरी रोज बोलते हैं। फ्लोरिबंडा को हाइब्रिड पॉलियंथा भी बोलते हैं। बर्बन रोज को रियूनियन रोज भी बोलते हैं। चाइना रोज एंसेस्टर है इसीलिए ये काफ़ी पॉपुलर है। नाम हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, येलो रोज को परनेट रोज बोलते हैं, फोइटिडा हो गया। सेंटिफोलिया कैबेज रोज, बोरबोनियाना एडवर्ड रोज, कैनिना डॉग रोज, ब्रुनाई हिमालयन मस्क रोज, मॉस्चाटा मस्क रोज, डेमेसिना डमस्क रोज, चाइनेंसिस चाइना रोज, ठीक है। बंगाल रोज और मंथली रोज भी बोलते हैं। जो ग्रीन रोज है वो चाइनेंसिस से ही बिलोंग करता है, जो रोजा चाइनेंसिस है उससे बिलोंग करता है ग्रीन कलर के रोजेस, ठीक है। रोजा चाइनेंसिस विरिडी फ्लोरा, ठीक है। उसके बाद पॉलियंथा के बारे में कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको पता है ड्वार्फ होंगे, पहले ही बताया मैंने, बुशी होंगे, ठीक है। स्मॉल स्मॉल फूल आएंगे, क्लस्टर्स में आएंगे, ठीक है। चाइना रोज़ जो होते हैं, ठीक है, इनको हम एग्जीबिशन पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, इसका ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ज़रूरत। मिनिएचर बेबी रोजेस को मिनिएचर बोलते हैं। हार्डी होते हैं, पहले ही बताया, पॉट कल्चर में यूज़ होते हैं, रॉकरी में यूज़ होते हैं, एज में यूज़ होते हैं, ठीक है। मिनिएचर रोजेस आइडल फॉर एजिंग, पॉट, रॉकरी, विंडो गार्डन। तो देखो कंसेप्ट अगर समझोगे ना तो आपको तो ये चीज़ आपको बहुत इजी लगेगी। अगर आप डायरेक्ट इस बुक को पढ़ने लगोगे तो आप रट्टा मारोगे, ठीक है। फ्लोरिबंडा रोज़, ठीक है, फ्लोरिबंडा हो गया, पॉलियंथिया हो गए, इनको हैज के लिए यूज़ करते थे
ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया था आपको। मिनिएचर रोज, ड्वार्फ पॉलियंथा जो होते हैं उनको टेरेसिस में भी यूज़ करते हैं। थॉर्नलेस रोज जिनमें कांटे नहीं होते हैं, ग्रैंड गला ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और उनके एग्जाम्पल कौन कौन सी वेराइटी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। मल्टीफ्लोरा और विचूरियाना, ये दोनों रैम्बलर से रिलेटेड है। जो ये स्पीशीज होती है दोनों क्लाइंबिंग और रैम्बलिंग रोज बनते हैं इससे, ठीक है। फिर ये सब मैंने बहुत अच्छे से आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता दिया है, इसको याद रखने का तरीका, ठीक है। और वैरायटी अगर आपको करनी है तो इस बुक से ये वाली कर लो, ठीक है। प्रोपेगेशन टेम्परेचर 15.5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ रेगुलेटर, रूटिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सिन, ठीक है। कटिंग कब बनाते हैं, जून से नवंबर, ठीक है, जून से नवंबर। रूटिंग के लिए बेस्ट मीडिया कौन सा है, सैंड प्लस कोकोपीट, ठीक है। बडिंग का आइडल टाइम है दिसंबर टू फरवरी। बर्ड यूनियन का आइडल टेम्परेचर है 10 to 25 डिग्री, ठीक है। 3-4 हफ्ते लगते हैं बर्ड यूनियन को बनने में। प्लांटिंग का आइडल टाइम है मिड अक्टूबर। अगर आपने ज़्यादा डिटेल में भी नहीं करना है तो एटलीस्ट इस लेवल का कर लो, ठीक है। फिर प्रोपेगेशन मेथड, कमर्शियली टी बडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लाइंबर, रैम्बलर और पॉलियंथा तो वहाँ कटिंग प्रेफर करते हैं, ठीक है। हाइब्रिड टी और फ्लोरीबंडा है ना, उनमें बडिंग यूज़ करते हैं, और जो फिर पॉलियंथा, रैम्बलर, क्लाइंबर है उनमें कटिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी रूट कटिंग किस में होती है, ये 3 स्पीशीज़ है, ठीक है। रूट स्टॉक इम्पॉर्टेंट थे। कोस्टल एरिया में कौन सा रूट स्टॉक होता है, नॉर्थ इंडिया में कौन सा रूट स्टॉक पॉपुलर है, ठीक है। और बाकी ये सब है बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस से रिलेटेड रूट स्टॉक है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। हीट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक कौन सा है, रोजा क्लाइनोफाइला। कोल्ड रेजिस्टेंट है रोजा रिगोसा। प्रूनिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, जब हाइब्रिड टी को ग्रो करेंगे तो हार्ड प्रूनिंग करते हैं, फ्लोरिबंडा में मॉडरेट टू लाइट प्रूनिंग करते हैं, पॉलियंथा में लिटिल और नो प्रूनिंग, क्लाइंबर में भी नो प्रूनिंग, क्योंकि ये बड़े हाइट के चाहिए होते हैं ना हमें, ठीक है। और फ्लोरिबंडा और पॉलियंथा में प्रूनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें बुशी फॉर्म हमें लानी होती है। तो ये याद रखना अक्टूबर में करते हैं, ठीक है, दूसरे तीसरे हफ्ते में, ठीक है। बाकी फिर रीजन वाइज डिवाइडेड है, तो नॉर्थ इंडियन हिल का रख लो याद, साउथ इंडिया का रख लो याद, ठीक है। अगर कमर्शियली आपने रोज़ को ग्रो करना तो स्टैगर्ड प्रूनिंग करते हैं। स्टैगर्ड प्रूनिंग होती है लगातार करते रहो कुछ कुछ दिन के इंटरवल में, ठीक है। स्पेशल प्रैक्टिस विंटरिंग मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अर्ली फ्लावरिंग के लिए पुणे में होती है। पिंचिंग मैंने बता दिया है, पिंचिंग में क्या करते हैं, जो टर्मिनल जो एपिकल डोमिनेंस होती है उसको रिमूव करते हैं ताकि लेटरल ग्रोथ हो, ठीक है। तो ये किस में करेंगे हम, पॉलियंथा में, और किस में करेंगे, फ्लोरिबंडा में, ठीक है, क्योंकि उसमें बुश टाइप की ग्रोथ हैबिट होती है प्लांट की। डिसबडिंग होती है, डिसबडिंग में क्या होते हैं, जो साइड की बर्ड्स होती है ना, ये इन बर्ड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो लेटरल शूट्स है उनकी ग्रोथ ना होके एपिकल ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये किस में करेंगे हम, किस में हमें एपिकल ग्रोथ चाहिए होती है, किसको कट फ्लावर के लिए यूज़ करते हैं, कमेंट में बताओ मुझे, ठीक है। डी शूटिंग में भी सेम है, साइड की शूट को हटा देते हैं ताकि आपकी हाइट जो एपिकल ग्रोथ हो वो बढ़े, और ये किसकी रिक्वायरमेंट है। डिफोलिएशन में क्या है, पत्ते हटा देते हैं, ठीक है। इसका ड्रॉबैक पता क्या है, ब्लाइंड शूट अराइज होती है, ठीक है। ब्लाइंड शूट किस वजह से होती है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। बेंडिंग कब करते हैं, जब प्लांट 3 महीने का होता है, ठीक है। बेंडिंग से क्या होता है, न्यू स्प्राउट्स आते हैं और सोर्स और सिंक के बीच बैलेंस बनता है, ठीक है। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है डायग्राम के थ्रू। हार्वेस्टिंग स्टेज देख लो, कट फ्लावर के लिए लोकल मार्केट के लिए अलग है, टाइट बड स्टेज जब मार्केट दूर होगी, लूज फ्लावर के लिए फुली ओपन, ठीक है। असेंशियल ऑयल के बारे में बताया कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, स्टीम डिस्टिलेशन से। कंटेंट देख लो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और जो मेन कंपोनेंट है रोज़ ऑयल का वो देख लो। सबसे वर्ल्ड बेस्ट है बल्गेरियन रोज़ ऑयल, ठीक है। रोज़ वाटर जो होता है ना, गुलाब जल, उसको भी वाटर डिस्टिलेशन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। गुलकंद के बारे में बता दिया मैंने आपको, कौन सी वैरायटी गुलकंद बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। पंखुड़ी के बारे में बता दिया है, ईल्ड आपको याद रखनी है, ठीक है। ग्रीन हाउस में मैंने बताया था ना, 100 से 150 दिया है, 150 से 200 दिया हुआ है, तो ये याद रखनी है, ठीक है।
कट फ्लावर की जो मिनिमम वेस्ट लाइफ होती है 12 दिन की होती है, और उसको इंक्रीज करते हैं हम पल्सिंग करके, प्री कूलिंग करके, ठीक है। पेस्ट डिजीज मैंने बता दी, और ये वैरायटी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोज ब्रीडर भी हो गया, वैरायटीज ये देख लो आप, ठीक है। फ्लोरिबंडा की ये वैरायटी देख लो, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कुछ वैरायटी है जो स्टैंप होती है ना पोस्ट ऑफिस में, उन्होंने सिलेक्ट करी हुई है ये डिपार्टमेंट ऑफ जो पोस्ट है, जैसे दिल्ली प्रिंसेस, भीम, जवाहर, नीलम, ये 4 वैरायटी याद रखना। हाइब्रिडाइजेशन से जो वैरायटी डेवलप हुई है अरुणिमा, चंद्रमा और प्रेमा, कोई म्यूटेशन से डेवलप हुई है वो करनी है, ठीक है। अगर किसी को बहुत ही कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, तो आप सिर्फ यहाँ से वैरायटी पढ़ लो, बाकी फिर रहने दो, क्योंकि याद ना रहने से अच्छा है कम ही पढ़ो वैरायटीज़, ठीक है। और वैसे भी हमारे टाइम में इतनी वैरायटीज़ पूछी नहीं थी। इंड्यूस म्यूटेशन अभिसारिका हो गया, क्रिश्चियाना हो गया, मदहोश हो गया, ठीक है। ग्लैडिएटर पॉपुलर वैरायटी है। ये चॉकलेट ब्राउन कलर की वैरायटी कौन सी है? मोहिनी। और ये एन्यूप्लॉयड है, ठीक है। ट्रिप्लॉइडिस का क्रोमोसोम नंबर कितना था? 21 था, ठीक है। हाइपर ट्रिप्लॉइडिस में एक ऐड हो गया, 22 बन गई, ठीक है। और ये किसका क्रॉस है? सी पर्ल और शोला का। फ्रेग्रेंट वैरायटी रोज शरबत है, ठीक है। कट फ्लावर के लिए हम पूसा गौरव को मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। रॉकरी के लिए कौन सी वैरायटी है? फेरी क्वीन और मैजिक, मतलब मिनिएचर टाइप के होंगे, ठीक है। इस तरह से ये देख लो, कुछ हाइब्रिड टी की वैरायटी है, फ्लोरिबंडा की है, मिनिएचर की है, ये सब आप देख लेना, ठीक है। फिर ग्रीन हाउस रोजेस के बारे में ही है, ठीक है। इसमें ये याद कर लो बर्ड स्प्राउटिंग के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है। फिर ये वैरायटी है, ठीक है। हाइब्रिड टी क्वालिटी फ्लावर, इतने फूल मिलते हैं 1 स्क्वायर मीटर में, ठीक है। फिर वही है, कुछ डिसऑर्डर है, बेंट नग, सब मैंने आपको बता दिया। ब्लैकनिंग ऑफ पेटल, एवरेज यील्ड कितनी है? 150 से 300, ठीक है। कुछ वैरायटी है। उसी तरह से एक एसेंस की बुक थी, इसके भी 1 लाइनर में पढ़ लेती थी, क्योंकि 1 लाइनर अच्छा होता है, एक ही बार में काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाती है। तो ये भी देख लेना आप, ये ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े बहुत 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं, ठीक है। ये देखो, ये न्यू पॉइंट है, वो देख लेना, बडिंग हाइट, ठीक है। जब बडिंग करते हैं ना रोज़ में, तो फुल स्टैंडर्ड में ये हाइट होती है, हाफ स्टैंडर्ड में ये होती है, और वीपिंग स्टैंडर्ड में ये हाइट होती है, बडिंग हाइट, ठीक है। वीपिंग स्टैंडर्ड सबसे लंबी लंबी ग्रोथ करती है ना, इसकी क्लाइंबर, इसकी लॉन्ग लॉन्ग शूट्स जाते हैं इसके, तो इसकी बडिंग हाइट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। हाफ स्टैंडर्ड सबसे छोटे हाइट के होते हैं, इसीलिए इसकी बडिंग हाइट भी कम होगी, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यूज़ करते हैं, जो वेराइटीज़ के फ़ोटोग्राफ अपनी स्टैंप पे, वो ये है दिल्ली प्रिंसेस, जवाहर, नीलम, मृणालिनी, भीम, सुगंधा, तो ये याद करना है, ठीक है। वर्ल्ड का पहला ब्लू रोज़ अपलॉज वैरायटी थी। अदर ब्लू रोजेज, ब्लू मून हो गया, ब्लू परफ्यूम, ब्लू नील हो गया, ठीक है। तो स्टैंडिंग मेथड देख लो, ठीक है। स्टैंडिंग मेथड में क्या होता है, कटिंग पे हम बडिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको हम प्लांट कर देते हैं कटिंग को मिस्ट चैम्बर में, ठीक है। ये पिगमेंट है कुछ, ठीक है। रूट स्टॉक हो गए, सारे रूट स्टॉक मत करना, जो मैंने लेक्चर में बताया इंपॉर्टेंट वो करना, ठीक है। वैरायटीज़ देख लो, ठीक है। तो ये जो 1 लाइनर होते हैं ना, इस तरह से ये इंपॉर्टेंट होते हैं। म्यूटेशन की जो वैरायटी है ये इंपॉर्टेंट है, ये हो गया, ठीक है। मदहोश हो गया, ठीक है। उसके बाद कोई हाइब्रिडाइजेशन से बढ़िया सा नाम मिल जाएगा तो वो कर लेंगे। पूसा मोहित थॉर्नलेस से, ये इंपॉर्टेंट है। पीताम्बर पाउडरी मिल्ड्यू से टॉलरेंट है, ठीक है। उसके बाद पूसा बारहमासी, ठीक है। तो जिसका इंपॉर्टेंट फीचर है वो रख लो माइंड में, ठीक है। फिर पेस्ट डिजीज़ हो गया, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है। तो सबसे पहले लेक्चर सुन लो, मेरे नोट से पढ़ लो, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, वैरायटीज़ में कन्फ्यूज़न है, तो जो ये मैं ग्लॉस्टस और एसेंस की 1 लाइनर इसमें है ना, वो कर लो, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं अपने लेक्चर को अब यहीं कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू।